दोस्तों, जब जब भारत की आजादी का जिक्र होता है तब तब हमारे दिलो दिमाग में ब्रिटिश सरकार का वो क्रूर शासन, उनके द्वारा हमारे स्वतंत्रता सेनानियों और मासूम लोगों को दी गई यातनाएं, वो भयानक दृश्य हमारी आंखों के सामने आ जाते हैं। कहीं ना कहीं हमारे मन में ये सवाल उठता है कि क्यों ब्रिटिश सरकार ने लोगों के साथ इतनी क्रूरता से व्यवहार किया। आज जब हम सब आजाद हैं, निश्चय ही इसमें उन लाखों लोगों का बलिदान है जिन्होंने भारत को आजाद देखने के लिए अपने आप को समर्पित कर दिया था। क्या ये आजादी वाकई इतनी महंगी थी? इस आजादी को पाने के लिए ना जाने कितने लोगों ने अपनी जान गंवा दी। इस आजादी की कीमत सिर्फ एक पीढ़ी ने नहीं चुकाई, बल्कि हमारी कई पीढ़ियों ने चुकाई है। आजादी और हमारे महान स्वतंत्रता सेनानियों का एक बहुत गहरा नाता है। अपनी मातृभूमि के लिए अंतहीन प्यार और उसको गुलामी की बेड़ियों से मुक्त कराने के लिए ना जाने हमारे देश के महान क्रांतिकारियों ने कितनी यातनाएं सही हैं। भारत की आजादी का इतिहास इन्हीं महान शूरवीरों के बलिदानों से भरा हुआ है और आज उन्हीं महान शहीदों के बलिदान के फलस्वरूप हम और हमारा देश आजाद हैं। इस आजादी को पाने के लिए हमारे देश को एक लंबी लड़ाई लड़नी पड़ी थी। भारत में कई सारे आंदोलन और कांड हुए, जैसे जलियांवाला बाग, 1857 का विद्रोह, चौरी चौरा कांड, असहयोग आंदोलन, आजाद हिंद फौज, भारत छोड़ो आंदोलन इत्यादि। वैसे तो भारत में हुए हर आंदोलन और विद्रोह का ब्रिटिश सरकार के लिए यही संदेश था कि वे बेकसूर लोगों पर अत्याचार ना करें और जल्द से जल्द वे हमें आजादी दे दें। लेकिन जलियांवाला बाग हत्याकांड भारतीय इतिहास में ब्रिटिश सरकार द्वारा किया गया ऐसा क्रूर अपराध है जो शायद कभी ना भुलाया जा सके। 13 अप्रैल 1919 के दिन हुआ यह हत्याकांड भारतीय इतिहास के लिए एक बहुत ही दुखद दिन था। इसी दिन पंजाब अमृतसर में स्थित जलियांवाला बाग में बैसाखी के दिन एक बहुत बड़ी आम सभा आयोजित की गई। इस सभा में लोग ब्रिटिश सरकार द्वारा गिरफ्तार देशभक्त की रिहाई की मांग करने वाले थे और साथ में क्रूर सत्ता से कैसे निपटा जाए उसकी योजना बनाने वाले थे। लेकिन वहां उपस्थित लोगों को क्या मालूम था कि आजादी की डगर पर चलना इतना भारी पड़ेगा कि उन्हें अपनी जान से ही हाथ धोने पड़ जाएंगे। उस सभा में ब्रिटिश सेना के अधिकारी जनरल E.H. डायर ने पंजाब के तत्कालीन गवर्नर सर माइकल ओ डायर के आदेश पर वहां उपस्थित हजारों की तादाद में निहत्थे और बेकसूर लोगों को चारों ओर से घेर कर उन पर गोलियां चलवा दी, जिससे उस मौके पर बहुत सारे लोग मारे गए। हर भारतीय के लिए जलियांवाला बाग किसी भी पवित्र जगह से कम नहीं है। ये भारतीय इतिहास का वो स्थान है जिसकी ऐतिहासिक कहानी सुनने से आज भी लोगों के रोंगटे खड़े हो जाते हैं। इस सभा में जब ब्रिटिश सरकार द्वारा ये खून की होली खेली जा रही थी, तब उस सभा में एक युवक मौजूद थे जिसने ये मौत का खेल अपनी आंखों से देखा था। उस समय वे किसी तरह एक पेड़ पर चढ़कर अपनी जान बचा पाए थे। इस युवक का नाम था उधम सिंह। अपनी आंखों के सामने अपने देशवासियों पर ऐसा घोर अत्याचार देखकर उधम सिंह का खून खौल उठा और उन्होंने उसी सभा में प्रण लिया कि वे इस हत्याकांड का बदला आने वाले समय में जरूर लेंगे और अपनी इसी सोच के साथ वे क्रांतिकारी उधम सिंह बन गए। उनके जीवन का अब एक ही उद्देश्य था और वो था जलियांवाला बाग हत्याकांड का बदला लेना। उधम सिंह को उस समय ये मालूम नहीं था कि वो कैसे इतनी बड़ी ब्रिटिश सरकार का सामना करेंगे। अपने इसी एक संकल्प के साथ ही उधम सिंह को अपने जीने का एकमात्र उद्देश्य मिल गया था और उन्होंने अपनी सारी जिंदगी
इसी उद्देश्य को पूरा करने में लगा दी। लेकिन पंजाब के रहने वाले उधम सिंह ने कैसे अपने जीवन के उद्देश्य को पूरा किया होगा? कैसे बने होंगे वे एक क्रांतिकारी? कैसे लिया उन्होंने जलियांवाला बाग हत्याकांड का ब्रिटिश सरकार से बदला? कैसा रहा होगा उनका बचपन? कहां पले बड़े थे वो? कैसे किया उन्होंने सामना अपने जीवन में संघर्षों का? और कैसे तय किया होगा उन्होंने पंजाब से विदेश तक जाने का सफर? सिर्फ इतना ही नहीं, बहुत कुछ जानेंगे उनके जीवन के बारे में आगे के अध्यायों में मेरे साथ। नमस्ते, आप सुन रहे हैं मीट्स को ओनली ऑन कुकू एफएम। सुने जो मन चाहे। उधम सिंह का जन्म 26 दिसंबर 1899 को पंजाब के संगरूर जिले में स्थित सुनाम गांव में हुआ था। वे बचपन से ही बहुत दिलेर और बहादुर थे। उनकी यही बहादुरी भरा स्वभाव देखकर उनके माता पिता ने उनका नाम शेर सिंह रखा था। शेर सिंह के एक बड़े भाई थे जो बिल्कुल सीधे साधे थे। उनके स्वभाव के अनुरूप घर वालों ने उनका नाम साधु सिंह रखा था। बचपन से ही शेर सिंह का जीवन संघर्षपूर्ण रहा। उनके पिताजी का नाम चूहड़ राम जाटव और माताजी का नाम नारायणी देवी था। उनके माता पिता उत्तर प्रदेश के एटा जिले के पटियाली गांव के रहने वाले थे, लेकिन सन 1857 के बाद जीवन का निर्वाह करने के लिए और अपनी रोजी रोटी की खातिर उधम सिंह के दादा बसाऊ पंजाब के संगरूर जिला पटियाला के गांव सुनाम चले आए थे और वहीं पर शेर सिंह का जन्म हुआ था। चूहड़ राम ने लगभग 2 वर्षों तक गोविंदगढ़ किले के पास पशुओं के एक व्यापारी के घर नौकरी की, लेकिन व्यापारी की मृत्यु के बाद उनके सामने नौकरी की समस्या खड़ी हो गई। उस समय पंजाब में संपन्न सिख परिवारों के ईंट भट्टों में मजदूरी का काम आसानी से मिल जाया करता था। चूहड़ राम को ऐसे ही एक ईंट भट्टे में मेहनत मजदूरी का काम करना पड़ा। वहां पर शेर सिंह के माता पिता ने गुरुद्वारे में अमृत चखा और उन्होंने सिख धर्म को अपना लिया। सिख धर्म को अपनाने के बाद चूहड़ राम बन गए टहल सिंह और नारायणी देवी बन गई नारायणी कौर। जहां तक उधम सिंह के पूर्वजों, जाति और पेशे की बात आती है तो कहा जाता है कि उनके पूर्वज कमोऊ जाति के थे। उनका पेशा लकड़ी और लोहे का काम करना था, जैसे धान कूटने की ओखली तैयार करना, खेती में काम आने वाले औजार तैयार करना, हल और जुआट, लोहे के फाल आदि बनाना था। उस समय संगरूर जनपद में कमोऊ जाति के लोग बड़ी तादाद में थे। इसी वजह से संगरूर को कमोडिया देश भी कहा जाता था। सुनाम के रायपुरिया मोहल्ले में शेर सिंह का परिवार रहता था। उनके पिता अक्सर बीमार रहते थे। बस किसी तरह ईंट भट्टे की मजदूरी करके परिवार का पेट पल रहा था। जब शेर सिंह 3 साल के थे तभी उनकी मां नारायणी देवी का देहांत हो गया था। उनका बचपन बिना मां के ही बीता। टहल सिंह के परिवार की गरीबी की वजह से हालत काफी खराब थी। अपनी आजीविका के साधन बढ़ाने के लिए उन्होंने कुछ दिन सब्जी बेचने का काम भी किया। वे आसपास के गांव में घोड़ा गाड़ी पर सब्जी रखकर बेचने जाया करते थे और जो थोड़ी बहुत आमदनी होती बस उसी से वे गुजर बसर किया करते थे। स्वभाव के सीधे टहल सिंह ने कुछ दिनों तक रेलवे विभाग के ओवरसियर धन्ना सिंह के यहाँ भी काम किया। उनकी मेहनत को देखकर धन्ना सिंह काफी प्रभावित हुए। उन्होंने टहल सिंह की काफी मदद की और रेलवे में उनकी नौकरी लगवा दी। सुनाम और संगरूर गांव के बीच उपली गांव में रेलवे क्रॉसिंग गेट पर उनकी ड्यूटी लगा दी गई। उनकी ड्यूटी एक ऐसी जगह पर लगी थी जहां उनका वास्ता आए दिन जंगली जानवरों से पड़ता था। यहाँ तक कि गांव में भी मौका लगते ही जंगली जानवर घरों में घुस आते थे और पालतू जानवरों को खा जाया करते थे। एक बार तो टहल सिंह अपनी ड्यूटी पर थे, तभी एक बाघ उनके घर में घुस आया था और घर पर शेर सिंह ही थे,
लेकिन उन्होंने बिना डरे उस बाघ का मुकाबला किया और कुल्हाड़ी से बाघ पर धावा बोल दिया। बाघ बेचारा किसी तरह अपनी जान बचाकर वहां से भागा। इसके बाद शेर सिंह की बहादुरी की हर किसी ने सराहना की और फिर किसी तरह की अनहोनी से बचने के लिए टहल सिंह ने वो नौकरी छोड़ दी और वे अमृतसर आ गए। अमृतसर जाते समय टहल सिंह काफी बीमार हो गए। जब वे अमृतसर पहुंचे तो उन्होंने साधुओं की शरण ली। साधुओं के आश्रम में भी वे साधुओं की सेवा करते रहते थे। उनके रहने का ठिकाना तो मिल गया था, लेकिन मुसीबतों ने उनका पीछा अब भी नहीं छोड़ा। वे अपनी बीमारी से परेशान थे और साथ ही साथ उन्हें अपने बच्चों की भी चिंता थी, क्योंकि वे उनका ध्यान रखने में इतने सक्षम नहीं थे। वे अपना इलाज करवाना चाहते थे। मजबूर होकर उन्होंने एक साधु से याचना की कि वे उनके दोनों बच्चों को कुछ समय तक अपने पास अपनी देखरेख में रख लें। साधु टहल सिंह की सज्जनता और सेवा भाव से काफी प्रभावित थे और वे मान गए। साधु ने कहा कि वो बेफिक्र होकर अपना इलाज करवाएं और जब वे ठीक हो जाएं तब वे अपने बच्चों को आकर ले जाएं। इस तरह से शेर सिंह और साधु सिंह साधुओं के भंडारे में पलने बढ़ने लगे। कुछ ही दिनों बाद उनके एक रिश्तेदार चंचल सिंह की नजर इन दोनों बच्चों पर पड़ी और वे इन्हें पहचान गए। चंचल सिंह ने तुरंत उन बच्चों को अपने पास रख लिया और फिर उन्होंने बच्चों से टहल सिंह के बारे में पूछा। पूछने पर बच्चों ने अपने पिता का पता दे दिया। चंचल सिंह टहल सिंह से मिले और उन्हें अस्पताल में भर्ती करवा दिया, लेकिन दुर्भाग्यवश उनकी तबीयत और बिगड़ती चली गई और एक दिन अस्पताल में ही उन्होंने अपना दम तोड़ दिया। अब साधु सिंह और शेर सिंह दोनों बिल्कुल अनाथ हो गए और इस दुनिया में वे अकेले रह गए। दोनों बच्चों की माता तो पहले ही चल बसी थी और अब पिता का हाथ भी सर से उठ चुका था। 5 वर्ष की उम्र में ही शेर सिंह के माता पिता दोनों चल बसे थे। ना जाने विधि का ये कैसा विधान था। छोटी सी उम्र में ही शेर सिंह को इतने दुर्भाग्य का सामना करना पड़ रहा था। दोनों भाई अब इसी चिंता में डूबे थे कि अब उनकी देखरेख कौन करेगा और कौन उनका पालन पोषण करेगा। ऐसे मुश्किल वक्त में उनका मार्गदर्शन करने उनके एक शिक्षक पंडित जयचंद्र शर्मा आए। उनके शिक्षक ने दोनों बच्चों के सर पर हाथ फेरा और उन्हें सांत्वना दी। साथ ही साथ उन्होंने दोनों बच्चों को जीने का हौसला दिया। उन्होंने ये भी समझाया कि वे दोनों किसी भी हालत में अपनी पढ़ाई ना छोड़ें, क्योंकि बिना पढ़ाई के वे दोनों भविष्य में कुछ भी नहीं कर पाएंगे। पंडित जयचंद्र शर्मा एक नेक दिल इंसान थे और उन्हें उन दोनों बच्चों की काफी चिंता थी। इसीलिए उन्होंने उन दोनों बच्चों के रिश्तेदारों को सलाह दी और उनसे अनुरोध किया कि वे दोनों भाइयों का पालन पोषण करने में मदद करें। उनके समझाने पर कुछ रिश्तेदार दोनों भाइयों को अपने साथ रखने के लिए तैयार हो गए, लेकिन उनके रिश्तेदार भी ऐसी हालत में उन दोनों बच्चों को ज्यादा दिन तक अपने साथ ना रख सके, क्योंकि अपनी धार्मिक गतिविधियों की वजह से उनके रिश्तेदारों को बर्मा जाना था। सवाल ये उठता था कि अब उन दोनों बच्चों का ध्यान कौन रखेगा। ना चाहते हुए भी दोनों बच्चे शेर सिंह और साधु सिंह को उनके रिश्तेदारों ने 24 अक्टूबर 1907 को अमृतसर में केंद्रीय खालसा अनाथालय पुतली घर में भर्ती करवा दिया। इस अनाथालय में बच्चों के लिए काफी अच्छी व्यवस्था थी, यहाँ तक कि उनकी पढ़ाई लिखाई और रोजगार के भी प्रबंध किए जाते थे। भले ही दोनों भाइयों के माता पिता स्वर्ग सिधार गए थे, लेकिन उन्हें काफी सज्जनों का प्यार और स्नेह मिला। अनाथालय की जिम्मेदारी सोहन सिंह पर थी, जो उन्हीं धन्ना सिंह के बेटे थे जिन्होंने टहल सिंह को रेलवे में नौकरी दिलवाने में मदद की थी। सोहन सिंह की पत्नी माया देवी ने भी उन बच्चों को माँ का प्यार देने की कोशिश की। धीरे धीरे वक्त बीतता गया। सोहन सिंह और माया देवी की देखरेख में केंद्रीय खालसा अनाथालय में शेर सिंह और साधु सिंह दोनों भाई बड़े होने लगे। अनाथालय का वातावरण बहुत धार्मिक था और जिसका असर उन दोनों भाइयों पर पड़ा। सिख धर्म का उन पर गहरा प्रभाव पड़ा और उन्होंने उसी में दीक्षा ले ली। दीक्षा लेने के बाद अब
शेर सिंह का नाम उदय सिंह और साधु सिंह का नाम मोटा सिंह रख दिया गया। दोनों भाइयों की पढ़ाई लिखाई में काफी दिलचस्पी थी, इसीलिए अनाथालय के प्रबंधकों ने उनका दाखिला खालसा कॉलेज में करा दिया। शेर सिंह उर्फ उदय सिंह आत्मनिर्भर बन सकें, इस इरादे से उन्हें सिलाई का काम भी सिखलाया जाने लगा। इतना ही नहीं, वे संगीत की भी शिक्षा लेने लगे। ऐसा लगने लगा कि कठिनाइयों के दिन अब खत्म होते जा रहे हैं और धीरे धीरे जिंदगी सही रास्ते पर आ रही है। हालांकि दोनों भाइयों को अनाथालय में सबका प्यार मिलता था, लेकिन उन दोनों का एक दूसरे के सिवाय और कोई भी नहीं था। पर शायद भाग्य को कुछ और ही मंजूर था। सन 1913 में साधु सिंह उर्फ मोटा सिंह को निमोनिया हो गया और देखते ही देखते उनकी मौत हो गई। शेर सिंह उर्फ उदय सिंह अब इस पूरी दुनिया में फिर से अकेले रह गए थे। माता पिता का साथ तो बचपन में ही छूट गया था और अब उनका बड़ा भाई भी उनका साथ छोड़कर चला गया। उस समय उदय सिंह मात्र 14 वर्ष के थे और ऐसी कठिन परिस्थितियों में भी उन्होंने अपनी पढ़ाई पूरी की और फिर हाई स्कूल की परीक्षा पास की। उदय सिंह अपने शिक्षक पंडित जयचंद्र शर्मा की बातों को अपनी जिंदगी में अमल किया करते थे। उन्होंने अपनी पढ़ाई में खूब मन लगाया और पंजाबी, उर्दू और हिंदी का अच्छा ज्ञान हासिल किया और साथ ही साथ उन्होंने अंग्रेजी की पढ़ाई भी मन लगाकर करी। रोजगार के सीमित अवसरों को देखते हुए उन्होंने अपने पैतृक व्यवसाय यानी बढ़ई के काम को भी सीखा। वैसे तो उनका अपने जीवन में अब कोई रिश्तेदार बचा नहीं था, लेकिन ऐसे में एक बार उन्हें अपने रिश्ते के मामा सरदार जीवा सिंह के बारे में पता लगा और वे उनके पास पहुंच गए। उनके मामा ने उन्हें अपने पास रख लिया और खेती के काम में लगा दिया, लेकिन उदय सिंह का वहां मन नहीं लगा और जल्द ही वे अपने अनाथालय वापस आ गए। अनाथालय में रहते हुए उदय सिंह के दिन बीत रहे थे और उस समय उनका ध्यान देश विदेश की खबरों और घटनाओं पर जाने लगा। वो चाहे प्रथम विश्व युद्ध हो या भारत में होने वाली दूसरी घटनाएं, धीरे धीरे वे घटनाओं के प्रति जागरूक और सचेत होने लगे। उन्हें यह समझ आने लगा कि हमारा देश स्वतंत्र नहीं है और ब्रिटिश लोग हम पर राज कर रहे हैं। पहले विश्व युद्ध के लिए जिम्मेदार परिस्थितियों पर उदय सिंह का विशेष ध्यान जाने लगा। उन्हें जल्दी समझ में आ गया कि प्रथम विश्व युद्ध का प्रभाव सिर्फ उसमें शामिल देशों पर ही नहीं पड़ रहा था, बल्कि भारत जैसे उन देशों पर भी पड़ रहा था जो ब्रिटिश सत्ता के गुलाम थे। और कहीं ना कहीं उस समय उन्हें ये बात खटकने लगी। अपने शिक्षक पंडित जयचंद्र शर्मा की देखरेख की वजह से उन्हें देशभक्ति के संस्कार भी मिलने लगे। सन 1857 के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम के बारे में भी उन्हें पता चला और फिर जब भी उन्हें समय मिलता वे स्वतंत्रता संग्राम के इतिहास को पढ़ने लगते। क्रांतिकारियों का जीवन चरित्र उन्हें विशेष रूप से प्रेरित करता था और मदन लाल ढींगरा जैसे चरित्र उन्हें सबसे अधिक आकर्षित करते थे। उस समय पंजाब समेत देश के कई इलाकों में सेना की सीधी भर्ती शुरू कर दी गई और झुंड के झुंड भारतीय युवा सेना में भर्ती होने लगे। युवा उदय सिंह भी उत्साहपूर्वक सेना में भर्ती के लिए पहुंच गए। उनके परिवार में उनका अब कोई भी नहीं बचा था और उनके मन में ये बात आ गई थी कि वो अपना जीवन देश के लिए ही समर्पित करेंगे। अमृतसर में भर्ती केंद्र पर उदय सिंह की शारीरिक जांच पड़ताल हुई और उन्हें हर तरह से फिट पाकर 48 रुपए के वेतन पर 1.5 साल के अनुबंध पर सेना में भर्ती कर दिया गया। इस तरह से अब वे सैनिक उधम सिंह बन गए थे। उधम सिंह को पहले मुंबई और फिर वहां से बसरा भेज दिया गया और एक मोटर बोट की जिम्मेदारी उन्हें सौंपी गई। इस जगह पर उधम सिंह ने 6 महीने तक ड्यूटी निभाई। वहां पर यूरोपियन लोगों के कामकाज के तरीके उधम सिंह को नापसंद आते थे और यूरोपियन कर्मचारियों ने भी उधम सिंह को वहां से हटाने की सिफारिश कर दी। इसके बाद उन्हें वापस भारत भेज दिया गया और वे बेरोजगार हो गए। दोस्तों, भारतीय इतिहास का ये ऐसा दौर था जब ब्रिटिश सरकार का अत्याचार अपनी चरम सीमा पर था।
इसी समय रोलेट एक्ट जैसा काला कानून भारतीयों पर लागू कर दिया गया था, जिससे पूरे देश में अंग्रेजों के प्रति लोगों में आक्रोश भर गया था और लोग इस एक्ट को वापस लेने की ब्रिटिश सरकार से मांग करने लगे। अंग्रेजों की ये सारी गतिविधियां युवा उधम सिंह से छिपी नहीं रह सकी और उनको ये सारी बातें खटकने लगी। आने वाले समय में युवा उधम सिंह पर इन गतिविधियों का क्या प्रभाव पड़ेगा, जानेंगे हम अगले एपिसोड में। तो बने रहिए मेरे साथ आजादी के इस अनोखे सफर पर। बेरोजगार होने के बाद उधम सिंह वापस अपने गांव आ गए, लेकिन गांव में भी वे क्या करते। आखिरकार वे एक बार फिर से खालसा अनाथालय पहुंच गए। कुछ दिन अनाथालय में रहने के बाद उन्होंने सोचा कि वे फिर से सेना में भर्ती होंगे और इस बार उन्हें ये मौका लाहौर में मिला, जहां उन्हें वही पुराना बढ़ई का काम सौंपा गया। इस बार भी उन्हें समुद्री यात्रा का मौका मिला और उन्हें बगदाद भेज दिया गया। उन्हें 1 वर्ष के लिए अनुबंधित किया गया और जब 1 वर्ष पूरा हुआ तब वे भारत वापस आ गए। वापस आने के बाद उन्होंने बंबई की एक कंपनी में काम करना शुरू किया, लेकिन उनका स्वास्थ्य खराब रहने लगा और वे अक्सर बीमार रहने लगे। मजबूर होकर उन्हें वापस अपने गांव लौटना पड़ा। कुछ दिन गांव में रहने के बाद अंत में वे एक बार फिर से खालसा अनाथालय पहुंच गए और अपने देश के लिए वे फिर से जागरूक हो गए। उधम सिंह देश के उन लाखों नौजवानों में से एक थे जो समझते थे कि विश्व युद्ध में हिंदुस्तान को अंग्रेजों का साथ देना चाहिए और गांधी जी के ऐलान के बाद तो ये नौजवान तन और मन से ब्रिटिश साम्राज्य की रक्षा के लिए युद्ध में कूद पड़े थे। करीब 12.5 लाख भारतीय सैनिक और श्रमिक युद्ध लड़ने से लेकर रसद और गोला बारूद पहुंचाने के काम में जुटे थे। उधम सिंह जैसे हिंदुस्तान के सैनिक यूरोप, अफ्रीका और मध्य पूर्व के देशों में जाकर लड़े। इससे पहले 1857 की क्रांति से अंग्रेजों के दिमाग में यह डर बैठ गया था कि हिंदुस्तानियों पर कभी भी यकीन नहीं किया जा सकता। लेकिन प्रथम विश्व युद्ध में हिंदुस्तानियों ने तन, मन और धन से ब्रिटिश साम्राज्य की सेवा की और प्रथम विश्व युद्ध जैसे ही समाप्त हुआ, अंग्रेजों के रवैये में एक बहुत बड़ा फर्क आ गया और वे पलट गए। विश्व युद्ध में करीब 43,000 भारतीय सैनिक अंग्रेजों के लिए लड़ते हुए शहीद हो गए थे। इस युद्ध के बाद देश में महंगाई आसमान छूने लगी और अंग्रेजी सरकार ने अपने नुकसान की भरपाई के लिए हिंदुस्तान पर टैक्स का बोझ बढ़ा दिया। पंजाब के गवर्नर माइकल ओ डायर जैसे ब्रिटिश अफसर ये मानते थे कि भारतीय अगले 100 वर्षों तक भी राजकाज खुद से चलाने के काबिल नहीं हो पाएंगे। अंग्रेजों के इस विश्वासघात से एक बार फिर से हिंदुस्तान में स्वतंत्रता के लिए संघर्ष तेज हो गया। कांग्रेस जो 2 गुटों नरम और गरम दल में बट गई थी, फिर से एक हो गई। बंगाल और पंजाब में क्रांतिकारियों की गतिविधियां बढ़ गई थी और क्रांतिकारी अपने अपने तरीकों से अंग्रेजों को भारत से खदेड़ने में जुट गए थे। पहले ही हालात इतने खराब थे, इस पर ब्रिटिश सरकार ने एक दमनकारी कानून लागू कर दिया जिसका नाम था रोलेट एक्ट। अंग्रेजों ने ये एक ऐसा कानून बनाया था जिसके अनुसार भारतीयों के सारे अधिकार छीन लिए गए और उनके ऊपर कोई भी आरोप लगाकर बिना मुकदमा चलाए सीधे सजा सुनाई जा सकती थी। इसकी वजह से ना तो भारतीयों को अपना पक्ष रखने का मौका मिलता था और ना ही वे किसी वकील की मदद ले सकते थे और फिर फैसले के खिलाफ किसी तरह की अपील का तो सवाल ही पैदा नहीं उठता था। अंग्रेज सरकार ने भारतीयों पर खुलेआम अत्याचार करना शुरू कर दिया था, जैसे आम जनता पर कोड़े बरसाना, और वे पूरी तरह से लोगों पर अपनी हुकूमत चलाने लगे थे। भारतीयों में इस कानून के प्रति विद्रोह की भावना पैदा होने लगी। भारत देश में कई जगह इस कानून को वापस लेने की भी मांग उठने लगी। महात्मा गांधी के नेतृत्व में
देश भर में इस कानून का विरोध होने लगा और इस कानून का सबसे अधिक और कड़ा प्रतिशोध पंजाब में हो रहा था। पंजाब में कई जगह क्रांतिकारियों ने अपने गढ़ बना लिए थे और बड़ी संख्या में युवा उनमें शामिल भी होने लगे थे। विश्व युद्ध के बाद देश में अकाल की स्थिति भी पैदा होने लगी थी और कई जगह बीमारी और भूखमरी फैलने लगी थी। लेकिन अंग्रेज सरकार सिर्फ अपना खजाना भरने में लगी हुई थी। सोने की चिड़िया कहलाए जाने वाले भारत देश को लूटकर अपने देश को संपन्न बनाना अंग्रेजों का अब एकमात्र उद्देश्य था। पंजाब में किसानों के बीच बहुत ज्यादा आक्रोश बढ़ गया था क्योंकि उनकी खेती बर्बाद हो रही थी और अंग्रेज सरकार को इस बात की बिल्कुल भी चिंता नहीं थी। किसानों को सुविधाएं देने के बजाय उन्होंने नहरों के पानी पर भी कर लगा दिया था और कर वसूलने के दौरान सरकारी कर्मचारी किसानों पर तरह तरह के अत्याचार भी करते थे। युवा उधम सिंह भी इस माहौल से अछूता कैसे रह सकते थे। उनका भी उठना बैठना क्रांतिकारी विचारधारा के लोगों के साथ होने लगा था। उनकी व्यक्तिगत परिस्थितियां भी ऐसी थीं जिनकी वजह से स्वाभाविक रूप से उनका रुझान क्रांतिकारी गतिविधियों की ओर होने लगा था। उनका कोई घर परिवार तो था नहीं और ना ही उनकी कोई चिंता करने वाला था। ऐसे में उन्होंने पूरे देश को ही अपना परिवार मान लिया था और देश को स्वतंत्र देखने की चाह मन में पैदा कर ली थी। गांधी जी ने अहिंसात्मक तरीके से सरकार का विरोध करने का रास्ता सुझाया था, जिसे उन्होंने सत्याग्रह का नाम दिया। बड़े पैमाने पर लोग गांधी जी के साथ जुड़ने भी लगे थे, लेकिन कुछ नौजवानों की धारणा इससे अलग थी। इन क्रांतिकारियों का मानना था कि अंग्रेज सरकार पूरी तरह से दमन पर उतर आई है और उसके अंदर इतनी नैतिकता है ही नहीं कि वो सत्याग्रह की भाषा समझ सके। भारतीयों को वो एक नागरिक को दिए जाने वाले सामान्य अधिकार तक तो देने को तैयार नहीं थे। ऐसे में उसे अहिंसा की भाषा कैसे समझ आती। लोगों ने गांधी जी के प्रति पूरा आदर सम्मान तो रखा, लेकिन काम करने का तरीका उन्होंने बदल दिया। वे गोली का जवाब गोली से देना चाहते थे। युवा उधम सिंह भी अपने स्वभाव के कारण उन्हीं क्रांतिकारियों की विचारधारा के अधिक नजदीक थे। वे अपने गुरु पंडित जयचंद्र शर्मा की सहमति से इन अधिकारियों की सभाओं में भी हिस्सा लेने लगे और इस तरह एक अनाथ उधम सिंह को अपने जीवन का एक सार्थक उद्देश्य दिखने लगा था। दोस्तों, अपने जीवन में कोई ऐसे ही क्रांतिकारी नहीं बन जाता और ना ही वो ऐसे ही शस्त्र उठाता है। क्रांतिकारी बनने के पीछे उसका जरूर कोई उद्देश्य होता है जो उसे क्रांतिकारी बनने पर मजबूर करता है। युवा उधम सिंह के जीवन में भी ऐसी ही एक बहुत ही हिंसात्मक घटना घटने वाली थी, जिसकी वजह से उधम सिंह के जीवन ने एक नया मोड़ लिया। कौन सी होगी वे घटना और क्या बदलाव लाएगी वो उधम सिंह के जीवन में, जानेंगे हम अगले एपिसोड में। तो बने रहिए मेरे साथ आजादी के इस रोमांचकारी सफर पर। दोस्तों, जब भी हमने कोई गलत काम किया होता है, हमारे मन में उसका डर हमेशा बना रहता है। ऐसे ही प्रथम विश्व युद्ध के बाद अंग्रेजों ने जब हिंदुस्तानियों के साथ विश्वासघात किया तो उन्हें लगता था हर हिंदुस्तानी उनके खिलाफ हमेशा कोई ना कोई साजिश रच रहा है। अंग्रेज हमेशा किसी साजिश या विद्रोह की आशंका को लेकर बातचीत करते ही रहते। अगर उन्हें कोई सीधा साधा नौजवान भी दिखता तो वे उसे शक के दायरे में ले लेते। किसी भी प्रकार की बैठक, समारोह या जुलूस होता तो अंग्रेज उसे अपने खिलाफ साजिश का हिस्सा मान लेते थे। ऐसे माहौल में रोलेट एक्ट ने अंग्रेजी अफसरों को हिंदुस्तानियों के खिलाफ शक की बुनियाद पर भी कठोर कदम उठाने के अधिकार दे दिए। उधम सिंह इन बातों से अच्छी तरह वाकिफ थे और प्रथम विश्व युद्ध के बाद अपनी बेरोजगारी और बेकारी से उनका गुस्सा आम नौजवानों की तरह अंग्रेजी हुकूमत के खिलाफ था। पूरे देश में रोलेट एक्ट की वजह से लोगों का गुस्सा बढ़ता ही जा रहा था। गांधी जी ने इस एक्ट का विरोध करने के लिए देशव्यापी आंदोलन छेड़ रखा था,
लेकिन पंजाब में इस आंदोलन ने कुछ ज्यादा ही प्रचंड रूप ले रखा था। पंजाब के रहने वाले दो नेता डॉक्टर सत्यपाल और डॉक्टर सैफुद्दीन किचलू, एक हिंदू तो दूसरा मुसलमान, सांप्रदायिक एकता और गांधी जी के निर्देश का पालन करते हुए लोगों को एकजुट करने में लगे थे। अंग्रेजों के खिलाफ दोनों की एकजुटता ने अंग्रेजों की नींद हराम कर रखी थी। दोनों नेताओं की बातों का लोगों पर ऐसा असर पड़ता था कि पंजाब में उनकी एक आवाज पर ही लोग अपना अपना घर बार छोड़ सड़कों पर उतर आते थे। उधम सिंह के दिल में भी उन दोनों नेताओं के लिए उतनी ही इज्जत थी। ये दोनों नेता पंजाब के गवर्नर माइकल ओडायर की आंखों में कांटे की तरह चुभ रहे थे। 30 मार्च को गांधी जी की मांग पर पूरे देश में बंद रखा गया और अमृतसर में भी बंद का जबरदस्त असर दिखा। डॉक्टर सत्यपाल और डॉक्टर किचलू ने पंजाब के गवर्नर के सामने रोलेट एक्ट वापस लेने की मांग रखी और माइकल ओडायर को दोनों नेताओं पर बहुत गुस्सा आया। दोनों नेताओं की इस मांग को देखकर माइकल ओडायर ने पंजाब के तमाम जिला अधिकारियों को सभाओं पर रोक लगाने का आदेश दिया और अमृतसर के डिप्टी कमिश्नर को माइकल ओडायर ने एक खास हुक्म दिया। इस हुक्म की तामील करते हुए 10 अप्रैल 1919 को डिप्टी कमिश्नर माइकल इरविन ने एक चाल चली। उसने डॉक्टर सत्यपाल और डॉक्टर किचलू को अपने घर बातचीत के लिए बुलाया। दोनों नेता जैसे ही इरविन के घर पहुंचे उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया और फिर दोनों नेताओं को पंजाब से बाहर एक अज्ञात जगह पर भेज दिया गया। अंग्रेजों ने सोचा उनकी गिरफ्तारी से आंदोलन ठप पड़ जाएगा और लोग चुप हो जाएंगे, लेकिन उनकी गिरफ्तारी ने तो चारों तरफ कोहराम मचा दिया। जैसे ही लोगों को उनकी गिरफ्तारी की खबर मिली, लोगों ने 10 अप्रैल को अमृतसर के डिप्टी कमिश्नर के घर का घेराव किया और वहां प्रदर्शनकारियों ने गिरफ्तार किए हुए नेताओं की रिहाई की मांग की। ये प्रदर्शन शांतिपूर्ण चल रहा था, लेकिन सेना की एक टुकड़ी ने उन पर फायरिंग कर दी। इस फायरिंग में कई लोग मारे गए और उस दिन अमृतसर में रेलवे स्टेशन, टाउन हॉल, सरकारी दफ्तरों एवं बैंकों में तोड़फोड़ और आगजनी की घटनाएं हुई। भीड़ पर सेना ने गोलियां चलाईं, जिसमें करीब 20 लोग मारे गए। अमृतसर के हालात एकदम खराब हो गए और इन हालातों को काबू करने के लिए अंग्रेजी सेना के एक अफसर को अमृतसर बुलाया गया, जिसका नाम था ब्रिगेडियर जनरल रेजिनाल्ड E.H. डायर, जिसने आते ही अपने रंग दिखाने शुरू कर दिए और पूरे शहर में सेना ने फ्लैग मार्च किया। साथ ही साथ ये ऐलान किया कि शहर में एक साथ 4 लोग इकट्ठे ना हों और किसी भी तरह की बैठक या सभा करने पर कड़ी कार्यवाही की जाएगी। लोगों के दिलों में अगले 2 दिन तक सेना की दहशत रही, मगर गुपचुप तरीके से शहर में बैठकें होती रहीं। हड़ताल और प्रदर्शन की भी तैयारियां चलती रहीं और इसी का नतीजा था कि 11 अप्रैल को अमृतसर में डॉक्टर सत्यपाल और डॉक्टर सैफुद्दीन को रिहा करने की मांग को लेकर एक बहुत बड़ा शांतिपूर्ण जुलूस निकाला गया। इस जुलूस में पूरा अमृतसर सड़कों पर उतर आया था। उधम सिंह भी खालसा अनाथालय के अपने साथियों समेत इस जुलूस में शामिल थे। अंग्रेजों ने मन ही मन इस आंदोलन को कुचलने का ठान लिया था। जुलूस जैसे ही हॉल गेट पर पहुंचा, अंग्रेजों ने भीड़ पर लाठियां भांजनी शुरू कर दी। भीड़ ने जब उनका मुकाबला किया तो उन पर फायरिंग की गई और उस फायरिंग में 2 लोगों की मौत हो गई। इस हादसे से अमृतसर में जबरदस्त तनाव पैदा हो गया और अंग्रेज सरकार ने पंजाब के कई हिस्सों को सेना के हवाले कर दिया। अमृतसर भी उनमें शामिल था। 13 अप्रैल 1919 को बैसाखी थी। हिंदुओं और सिखों के लिए ये त्योहार का दिन था। आंदोलनकारियों ने जलियांवाला बाग में पुलिस की क्रूरता के खिलाफ एक शांतिपूर्ण सभा रखने का फैसला किया। शहर में उस दिन बैसाखी का मेला भी लगा था। ये मेला सैकड़ों सालों से लगता आ रहा था
और इस मेले में शामिल होने के लिए हजारों लोग दूर दूर से आए थे। जैसे ही लोगों को जलियांवाला बाग की सभा के बारे में पता चला, लोग मेले से उस सभा में शामिल होने के लिए जाने लगे। इस सभा में नेताओं ने भाषण देना था, तो लोग उन्हीं का भाषण सुनने के लिए आने लगे। वहां पर भीड़ जुटनी शुरू हो गई और दोपहर तक वहां करीब 15,000 लोग इकट्ठे हो गए। उधम सिंह भी अपने अनाथालय के साथियों को लेकर बाग में पहुंचे। गर्मी का महीना होने की वजह से उस समय बहुत गर्मी थी। उधम सिंह ने और उनके साथियों ने सभा में आए बच्चों, औरतों, बूढ़ों और लोगों को पानी पिलाने का काम शुरू किया। जलियांवाला बाग तीनों तरफ से इमारतों से घिरा था, जहां पर एक संकरा रास्ता अंदर तक आता था। बाग में एक तरफ छोटा सा मंच बनाया गया था। शहर के जाने माने नेता वहां भाषण दे रहे थे और डॉक्टर सत्यपाल और डॉक्टर किचलू को रिहा करने की मांग कर रहे थे। वहां पर भीड़ बढ़ती ही जा रही थी और देखते ही देखते वहां करीब 20,000 लोग इकट्ठा हो गए। किसी को भी अंदाजा नहीं था कि आगे इस सभा में क्या होने वाला है, और कोई सोच भी नहीं सकता था कि अंग्रेज एक घृणित कृत्य करने वाले हैं जो इतिहास का सबसे काला अध्याय बन जाएगा। रोलेट एक्ट की वजह से भड़कते आंदोलन ने पंजाब के गवर्नर माइकल ओडायर को परेशान करके रखा था। उसने मन ही मन हिंदुस्तानियों को सबक सिखाने की ठान ली थी और पंजाब में आंदोलन को इतनी सख्ती से कुचलना चाहता था कि फिर कभी कोई अंग्रेजों के खिलाफ सर ना उठा सके। 13 अप्रैल को उसे ये मौका दिया ब्रिगेडियर जनरल रेजिनाल्ड E.H. डायर ने। डायर फौजी अफसर था और उस वक्त पूरे अमृतसर का जिम्मा उसी पर था। जलियांवाला बाग में अंग्रेजों की इजाजत के बगैर सभा चल रही थी और उसने गवर्नर माइकल ओडायर से इस सभा को सख्ती से भंग करने का आदेश मांगा और माइकल ओडायर ने उसे आदेश दे दिया। जनरल रेजिनाल्ड डायर अमृतसर छावनी से अपने 90 सैनिकों के साथ निकला और सैनिकों के पास राइफल व अन्य हथियार थे। उसके काफिले में 2 बख्तरबंद गाड़ियां भी थी जिन पर मशीन गनें लगी थी। शहर के जिस रास्ते से डायर गुजरता, लोग उसके काफिले को देखकर कांप उठते। शाम के 5 बजे डायर अपनी फौज के साथ जलियांवाला बाग पहुंचा और उसने मशीन गन लगी गाड़ियों को मार्च करने का आदेश दिया। संकरे रास्ते की वजह से गाड़ियां अंदर नहीं जा सकती थी। गाड़ियों को बाहर छोड़कर डायर सैनिकों के साथ बाग के अंदर गया और उस समय सभा में करीब 25,000 लोग जुट चुके थे। वहां उपस्थित लोगों ने जब इतने सारे हथियार बंद सैनिकों को देखा तो वे भयभीत हो गए। भाषण दे रहे नेताओं ने लोगों को यह कहकर शांत कराया कि उनकी सभा पूरी तरह से शांतिपूर्ण है। जब तक लोग शांत रहेंगे तब तक अंग्रेज कुछ नहीं करेंगे। नेताओं को पूरा यकीन था कि सैनिक कोई भी कार्यवाही करने से पहले उपस्थित लोगों को चेतावनी देंगे, लेकिन डायर ने कोई चेतावनी नहीं दी और ना ही सभा को भंग करने के लिए कोई और तरीका अपनाया। उसने अपने सैनिकों को सीधे पोजीशन लेने का हुक्म दिया और सैनिकों ने जैसे ही पोजीशन ली, हुक्म आया फायर। सैनिकों ने 10 मिनट तक लगातार गोलियां चलाईं। लोगों के पास अपनी जान बचाकर भागने का कोई रास्ता नहीं था। बाग में आने और जाने वाले एकमात्र रास्ते को सैनिकों ने बंद कर रखा था। लोग इतने भयभीत हो गए थे कि वे गोलियों से बचने के लिए दीवार फांदकर निकलने की कोशिश करने लगे। डायर ने अपने सैनिकों को उसी तरफ फायरिंग का हुक्म दिया। वो बार बार सैनिकों को उस जगह पर फायरिंग के लिए उकसाता था जहां ज्यादा भीड़ थी। जब बचने का कोई रास्ता नहीं मिला तो लोग बाग के बीचों बीच बने कुएं में कूदने लगे। थोड़ी देर में वो कुआं भी लाशों से भर गया। 10 मिनट बाद जब फायरिंग बंद हुई तब तक जलियांवाला बाग महिलाओं, बच्चों, बूढ़ों और नौजवानों की लाशों से भर चुका था। जलियांवाला बाग की जमीन बेकसूर लोगों के खून से रंग चुकी थी।
बाग में इतने सारे लोगों के शव थे, लेकिन उनको उठाने वाला कोई नहीं था। घायलों को बचाकर ले जाने वाले भी बाग में नहीं आ सके, क्योंकि पूरे अमृतसर में कर्फ्यू लगा था। सरकारी आंकड़ों के हिसाब से 379 लोग मारे गए थे और 200 लोग घायल हुए थे, जबकि खुद अंग्रेजी सरकार ने माना था कि करीब 1650 राउंड फायरिंग हुई थी। तमाम गैर सरकारी रिपोर्ट बताती है कि कम से कम 1000 लोगों की मौत हुई थी। एक रिपोर्ट में 1800 लोगों के मारे जाने का भी जिक्र है और बाग में साफ साफ लिखा है कि 120 शव तो सिर्फ कुएं से निकाले गए थे। अंग्रेजों की इस क्रूरता को देखने के लिए उधम सिंह जीवित बच गए थे। 19 साल के उधम सिंह बाग में एक पेड़ पर चढ़ गए थे और पत्तों के झुरमुट में छिपकर उन्होंने किसी तरह अपनी जान बचाई। उनकी आंखों में ये मौत का पूरा मंजर कैद हो चुका था और उनके दिल में अंग्रेजों के खिलाफ नफरत की आग भड़क चुकी थी। जब वहां से सैनिक चले गए, तब उधम सिंह पेड़ से नीचे उतरे। वहां चारों तरफ चीख पुकार मची हुई थी। उधम सिंह ने घायलों की मदद करनी शुरू कर दी और वे लोगों को अस्पताल पहुंचाने में जुट गए। अपने कुछ स्वयंसेवक साथियों की मदद से उधम सिंह जितने लोगों को बचा सकते थे, उन्हें वे बचाने में पूरी रात जुटे रहे। अमृतसर के सारे अस्पताल भर चुके थे। उधम सिंह के दिमाग में बार बार जलियांवाला बाग में तड़प रहे दम तोड़ते लोगों की तस्वीर सामने आ रही थी और उन सब के बीच उनके दिमाग में छप चुका था ब्रिगेडियर जनरल रेजिनाल्ड डायर का चेहरा। उनके दिमाग में बस एक ही बात चल रही थी कि अंग्रेजों के इस नरसंहार का बदला आखिर कैसे लिया जाए। जिस समय जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ, उस समय भगत सिंह सिर्फ 12 साल के थे। जब उन्होंने इस कांड के बारे में सुना तो उनसे रहा नहीं गया। वे कई किलोमीटर दूर अपने गांव से अमृतसर तक पैदल चलकर आए और फिर जलियांवाला बाग में मौत के बाद सन्नाटे को महसूस करके उनका कलेजा कांप उठा। उस वक्त बाग की मिट्टी पर खून का कतरा पूरी तरह सूखा भी नहीं था। पूरे बाग में लोगों की चप्पलें, जूते, बच्चों के खिलौने, बुजुर्गों की पगड़ियां बिखरी हुई थीं। कुएं में से लाशें अब भी निकाली जा रही थीं और दीवारों पर गोलियों के निशान अब भी ताजा थे। एक तरफ उधम सिंह जलियांवाला बाग की घटना के बाद क्रांति के रास्ते पर चल पड़े थे, वहीं एक और क्रांतिकारी भगत सिंह ने बसंती चोला पहनने की कसम खाई थी। ये बात उधम सिंह को बाद में पता चली थी। आगे चलकर उन्हें जब भगत सिंह के क्रांतिकारी विचार सुनने को मिले तो भगत सिंह में उन्हें अपनी छवि दिखाई देती थी और उन्होंने मन ही मन में भगत सिंह को अपना गुरु मान लिया। जलियांवाला बाग हत्याकांड ब्रिटिशर्स द्वारा किया गया एक बहुत ही हिंसात्मक कांड था। गवर्नर माइकल ओ डायर ने गोलियां बरसाने वाले रेजिनाल्ड डायर का पूरी तरह से बचाव किया और निहत्थे लोगों पर गोलीबारी को सही ठहराया। ब्रिटिश सरकार की इस बेशर्मी ने उधम सिंह के सीने में जल रही आग को और भी भड़का दिया। कांग्रेस ने भी जलियांवाला बाग कांड के विरोध में प्रदर्शन शुरू कर दिया। ब्रिटेन में इस कांड को लेकर 2 गुट बनाए गए, एक डायर के पक्ष में था तो दूसरा उसके खिलाफ। ब्रिटेन सरकार ने मामले की जांच के लिए हंटर कमीशन का गठन किया और उसके अध्यक्ष थे लॉर्ड हंटर। 2 भारतीय भी इस कमीशन के सदस्य बनाए गए थे, चमनलाल सीतलवाड़ और जगत नारायण। जब डायर की पेशी हंटर कमीशन के सामने हुई तो कमीशन के सामने जनरल डायर ने हैरान करने वाले बयान दिए। उसने कहा उसे जलियांवाला बाग में हो रही सभा की जानकारी दोपहर में ही मिल गई थी, लेकिन उसने सभा को रोकने की कोशिश नहीं की। उसने कमीशन के सामने बेझिझक ये बात कबूल कर ली कि वो बाग में फायरिंग करने का मन पहले से ही बना कर गया था। डायर ने यह भी कहा, मैं अच्छी तरह जानता हूं कि मैं फायरिंग के बगैर भी वहां से भीड़ को तितर बितर कर सकता था, लेकिन वे
फिर से वापस आ जाते और मुझ पर हंसते, और मैं उन लोगों के सामने अपना मजाक नहीं बनवाना चाहता था। डायर ने अपने बयान में ये भी कहा कि मैं मशीन गन का इस्तेमाल भी करना चाहता था, लेकिन हथियार बंद गाड़ियां संकरी गली में घुस नहीं सकी। जनरल डायर ने यह भी कहा हल्की फायरिंग से मकसद हल नहीं हो सकता था, तो उसने सोचा कि उसका कर्तव्य है कि वह तब तक फायरिंग जारी रखेगा जब तक भीड़ पूरी तरह लाचार ना हो जाए, और यही वजह थी कि उसने तब तक फायरिंग जारी रखी जब तक गोलियां खत्म नहीं हो गईं। जब डायर से पूछा गया कि उसने घायलों को अस्पताल में भर्ती क्यों नहीं कराया, तो उसने बेशर्मी से जवाब दिया, ये मेरा काम नहीं था। अस्पताल खुले थे और वे वहां जा सकते थे। डायर के इन शर्मनाक जवाबों से कमीशन हैरान था। कमीशन में ऐसे कई सदस्य थे जिन्होंने डायर के इस कृत्य को अक्षम्य अपराध बताया। कमीशन ने माना कि जलियांवाला बाग में ऐसी कोई क्रांति नहीं हो रही थी जिसे कुचलने के लिए इतने बेगुनाहों को मार डाला गया। कमीशन ने यह भी माना कि डायर ने बिना चेतावनी गोली चलाई, जो गलत था। हंटर कमीशन ने डायर के खिलाफ चाहे जो कुछ कहा हो, मगर उसके लिए कोई सजा का ऐलान नहीं किया। ब्रिटिश सेना ने तो डायर को शाबाशी दी। दबाव की वजह से डायर को सेवा मुक्त कर वापस ब्रिटेन भेज दिया गया, लेकिन वहां भी वो अपनी कायरता को बहादुरी बताकर खुद को ब्रिटिश साम्राज्य का सच्चा सिपाही कहता रहा। वह सबको यही बताता था कि उसने ब्रिटेन के खिलाफ भारतीयों के आंदोलन को हमेशा हमेशा के लिए कुचल दिया था। डायर की बेशर्मी और ब्रिटिश सरकार की लीपापोती ने उधम सिंह के दिल में धधक रही प्रतिशोध की ज्वाला को और भड़का दिया। अपने सैकड़ों भाई बहनों के खून का बदला लेने के लिए उधम सिंह ने 3 गुनाहगारों को अपना निशाना बनाया। दोस्तों, अमृतसर के पवित्र सरोवर में उधम सिंह ने स्नान किया और स्वर्ण मंदिर को साक्षी मानकर कसम खाई कि वे जलियांवाला बाग के 3 गुनाहगारों को मारकर सैकड़ों बेगुनाह की मौत का बदला जरूर लेंगे। उन्होंने प्रण लिया कि वे ब्रिगेडियर जनरल रेजिनाल्ड डायर, पंजाब के गवर्नर माइकल ओ डायर और भारत के स्टेट सेक्रेटरी लॉर्ड जैकलिन को गोलियों से भूनकर मार डालेंगे। क्या वो अपने इस मकसद में कामयाब होंगे? जानने के लिए बने रहिए मेरे साथ आजादी के इस रोमांचकारी सफर पर। जलियांवाला बाग हत्याकांड के बाद अनाथालय में उधम सिंह का मन बेचैन हो उठा था। उन्हें लगा हाथ पर हाथ रखकर बैठने से कुछ नहीं होगा। उन्हें बस किसी तरह जलियांवाला बाग के गुनाहगार अंग्रेजों को सजा देनी थी और अपनी प्रतिज्ञा पूरी करनी थी। लेकिन अंग्रेज अफसरों तक पहुंचना इतना आसान नहीं था। इसके लिए उन्हें सोच समझकर रणनीति तैयार करनी थी। एक रात वे इसी बारे में सोचते रहे और पूरी रात यूं ही कट गई। उन्होंने सोचा कि दुश्मनों को खत्म करने के लिए उनके बीच अपनी पहुंच बनानी होगी, और ये काम अमृतसर के खालसा अनाथालय में बैठे बैठे नहीं हो सकता था। अगले दिन ही उन्होंने वो अनाथालय छोड़ा और वे अपने एक रिश्तेदार के यहाँ चले गए। उस रिश्तेदार का एक मोटर गैराज था और उन्होंने वहां नौकरी शुरू कर ली। गाड़ियों की मरम्मत के साथ साथ उन्होंने वहां गाड़ी चलाना भी सीख लिया और जल्द ही उन्हें ड्राइवर का काम भी आ गया। ये उस वक्त की बात है जब पूरे शहर में गिनी चुनी गाड़ियां हुआ करती थी और भारतीयों से कहीं ज्यादा गाड़ियां अंग्रेजों के पास थीं। अक्सर उधम सिंह के गैराज में अंग्रेजों की गाड़ियां मरम्मत के लिए आया करती थी। उधम सिंह बस किसी तरह अपने दुश्मनों तक पहुंचना चाहते थे और जब भी उन्हें मौका मिलता तो वे अंग्रेजों से संबंध बनाने के मौके को छोड़ते नहीं थे। धीरे धीरे उनकी अंग्रेजों से जान पहचान बढ़ने लगी और इसी वजह से जब भी अंग्रेजों को ड्राइवर की जरूरत पड़ती तो वे उधम सिंह को याद किया करते। एक दिन ऐसा मौका आया जब अंग्रेजों को एक फौजी गाड़ी के लिए ड्राइवर की जरूरत थी और उन्होंने उधम सिंह को बुलाया। फौजियों से भरी गाड़ी लेकर उधम सिंह गुजरांवाला कसूर पहुंचे।
उन्हें पता नहीं था कि जिन फौजियों को लेकर वे आए हैं वही लोग उनके भाई बहनों पर कितना बड़ा जुल्म करने वाले हैं। पंजाब के गवर्नर माइकल ओ डायर के हुक्म से गुजरांवाला कसूर में विमान से बम बरसाए गए और उसमें सैकड़ों लोग मारे गए। पूरे के पूरे खेत खलिहान, घर सब तबाह हो गए। जब उधम सिंह को ये बात मालूम हुई तो उनकी आंखें नम हो गईं और वे अपने आप को कोसने लगे कि उन्होंने अनजाने में जालिम अंग्रेजों की मदद कर दी। उन्हें लगा कि अगर वे फौज को गुजरांवाला ले जाने में मदद नहीं करते तो आज शायद सैकड़ों लोगों की जान बच जाती। डायर के लिए उधम सिंह के मन में नफरत भर गई थी और उधम सिंह की आंखों में खून उतर आया था और अब उनका मकसद सीधे फौज में नौकरी कर जल्द से जल्द माइकल ओ डायर और बाकी दुश्मनों को खत्म करना था। उधम सिंह ने उस गैराज की नौकरी छोड़ दी और वे सहारनपुर चले गए। वे किसी तरह बस अंग्रेजों से जान पहचान बढ़ाकर फौज में भर्ती होना चाहते थे। इसी दौरान उन्हें एक अंग्रेज का पता चला जिसे ड्राइवर की तलाश थी। 1 साल बीत गया लेकिन उधम सिंह को वहां पर ना ही ड्राइवर की नौकरी मिली और ना ही वह अपने दुश्मनों तक पहुंच पाए। एक दिन उधम सिंह के मन में आया कि लखनऊ में फौज का हेडक्वार्टर है, क्यों ना सीधे वहीं जाकर किसी बड़े अधिकारी से जान पहचान बढ़ाई जाए। उधम सिंह ने तुरंत उस अंग्रेज की नौकरी छोड़ दी और वे लखनऊ आ गए। वे कई दिनों तक छावनी के चक्कर काटते रहे लेकिन वहां भी उनका कोई काम नहीं बना। आखिरकार उन्होंने एक जमींदार के यहाँ नौकरी कर ली। उस जमींदार को शिकार खेलने का बहुत शौक था और अक्सर उसके यहाँ अंग्रेज अफसर आया जाया करते थे। उधम सिंह ने सोचा शायद यहाँ से कोई रास्ता निकल आए। जमींदार जब भी शिकार खेलने जाता तो ड्राइवर उधम सिंह को अपने साथ ले जाता। इसी दौरान उन्हें जमींदार की बंदूकों और अंग्रेजों की पिस्तौल व रिवॉल्वर को करीब से देखने का मौका मिला। वे बड़े गौर से जमींदार को और अंग्रेजों को बंदूक में कारतूस भरते देखते और फिर फायर करते देखते। उनकी बस एक ही तमन्ना थी कि किसी दिन वे भी अपने हाथ से गोली दाग सकें। उसके लिए उन्होंने जमींदार की दिल से सेवा की और फिर एक दिन मौका देखकर अपनी बात जमींदार के सामने रख दी और उससे कहा, मालिक, मैं आपकी रक्षा के लिए हथियार चलाना सीखना चाहता हूँ। क्या पता किसी दिन ये हुनर आपके काम आ जाए। जमींदार को उधम सिंह की बात बिल्कुल ठीक लगी और उसने खुद उधम सिंह को बंदूक चलाने की ट्रेनिंग दे दी और कुछ ही दिनों में उधम सिंह ने अचूक निशाना लगाना भी सीख लिया। अब उन्हें अपना लखनऊ आना सार्थक लग रहा था और उन्हें लगा कि और देर नहीं करनी चाहिए और जल्द से जल्द दुश्मनों तक पहुंचने का रास्ता ढूंढना चाहिए। उन्होंने जमींदार को बिना बताए उस नौकरी को छोड़ने का फैसला कर लिया और अगले दिन सुबह उन्होंने अपना सामान लिया और लखनऊ से निकल पड़े। उधम सिंह को ऐसे क्रांतिकारियों की तलाश थी जिन्हें अंग्रेज अफसरों के ठिकाने और आने जाने के बारे में पुख्ता जानकारी हो। उधम सिंह जानते थे कि सन 1857 की क्रांति मेरठ से शुरू हुई थी और उन्होंने ये भी सुना था कि आज भी मेरठ में कुछ क्रांतिकारी सक्रिय हैं। इसलिए वे मेरठ जा पहुंचे और वहां पर नौकरी की तलाश शुरू कर दी। काफी भटकने के बाद उन्हें एक होटल का काम मिला। काम इतना मुश्किल नहीं था, लेकिन रहने और अपना पेट भरने के लिए वो काम बुरा नहीं था। इस नौकरी के साथ साथ जब भी उन्हें समय मिलता वे ड्राइवरी का काम भी कर लेते थे। उधम सिंह का मन इन कामों में लग नहीं रहा था। वे कुछ ऐसा काम करना चाहते थे जिसके जरिए वो क्रांतिकारियों तक जल्द से जल्द पहुंच सके और ये मौका उन्हें उसी होटल की नौकरी ने दिया जिसे वे मामूली काम समझ रहे थे। एक दिन की बात है, दोपहर का वक्त था। तभी 2 लोग होटल के अंदर आए। उधम सिंह ने उन्हें टेबल पर बैठने का इशारा किया और पानी लाने चले गए। पानी लेकर वे टेबल की तरफ बढ़ने वाले थे कि तभी उन्हें उन दोनों की कुछ चौंकाने वाली बातें सुनाई पड़ी। वे दोनों बार बार डायर का नाम ले रहे थे और ये नाम सुनकर
उधम सिंह के कान खड़े हो गए। वे अनजान बनते हुए टेबल की तरफ बढ़े और ध्यान से उन दोनों की बातें सुनने लगे। कुछ ही देर में वे समझ गए कि बातचीत पंजाब के गवर्नर माइकल ओ डायर और ब्रिगेडियर जनरल रेजिनाल्ड डायर के इर्द गिर्द घूम रही है। उन दोनों की बातों के दौरान उन्हें यह भी पता चला कि उनके दोनों दुश्मन 7 समंदर पार इंग्लैंड जा चुके हैं और ब्रिगेडियर जनरल डायर इंग्लैंड में काफी बीमार हैं। ये सुनकर उधम सिंह को बहुत बड़ा झटका लगा और बहुत दुख हुआ कि उनके दोनों दुश्मन उनसे बहुत दूर जा चुके हैं। वे बहुत निराश हो गए। उन्हें लगा जिन्हें वे हिंदुस्तान में ढूंढ रहे हैं उन्हें मारने के लिए अब इंग्लैंड जाना होगा। लेकिन इंग्लैंड जाने का इंतजाम कैसे होगा? मन में यही प्रश्न लिए जब वे उस दिन अपने घर आए, यही सब सोचते सोचते उन्हें पूरी रात नींद नहीं आई। लेकिन तभी उन्हें क्रांतिकारी शहीद मदन लाल ढींगरा का कारनामा याद आया। ढींगरा ने लंदन जाकर एक समारोह के दौरान ब्रिटिश अफसर कर्जन वाइली को गोलियों से भून दिया था। बस उसी कारनामे को याद कर उधम सिंह ने संकल्प लिया कि वह जलियांवाला बाग हत्याकांड के गुनाहगारों को सजा देने के लिए इंग्लैंड जाएंगे और उन्होंने इसकी तैयारी अगले दिन से ही शुरू कर दी। अब तक उधम सिंह ने प्रारंभिक शिक्षा हासिल की थी। अंग्रेजी का ज्ञान भी ज्यादा नहीं था। जो कुछ भी उन्होंने सीखा उन्होंने अपने शिक्षक जयचंद्र शर्मा के सानिध्य में रहकर ही सीखा था। इंग्लैंड जाने के लिए पैसों का इंतजाम होना बहुत जरूरी था। पढ़ाई और पैसा, इन दोनों का इंतजाम उन्हें मेरठ में होता नजर नहीं आ रहा था। उसके लिए वे दोबारा लाहौर चले गए। लाहौर में उन्होंने एक गैराज में नौकरी की और कुछ वक्त बाद अपना गैराज खोल लिया। कुछ ही दिनों में उनका गैराज काफी अच्छा चल पड़ा, जिससे उनके पास पैसे इकट्ठा होने लगे। इन सब कामों के दौरान भी उधम सिंह ने अपने सीने की ज्वाला को दबने नहीं दिया था। उधम सिंह को उसी आग ने आगे बढ़ने की प्रेरणा दी। ये सब काम करते करते अब काफी वक्त गुजर चुका था। हालांकि उनके पास काफी पैसा इकट्ठा हो गया था, लेकिन इतना नहीं कि जिससे वे इंग्लैंड जा सके। उस समय इंग्लैंड जाने का किराया 1000 रुपए से ज्यादा लगता था। एक दिन उधम सिंह को अखबार में बेहद निराश करने वाली खबर मिली। लंबे समय से बीमार जनरल डायर की इंग्लैंड में मौत हो गई थी। दरअसल सन 1919 में ही भारत सरकार ने जनरल डायर के खिलाफ कार्यवाही करने का निर्देश दिया था। डायर पर दबाव बढ़ता ही जा रहा था और अंत में उसे सेवा से मुक्त कर ब्रिटेन भेजने का फैसला कर लिया गया। 2 मई 1920 को जनरल डायर इंग्लैंड वापस चला गया। वो काफी बीमार रहने लगा और 1921 में उसे लकवा मार गया। वे ज्यादा चल फिर नहीं सकता था। अपने गिरते स्वास्थ्य के कारण वो बिस्तर पर लाचारों जैसी जिंदगी बिताने लगा और 23 जुलाई 1927 को डायर की मौत हो गई। इंग्लैंड में ये खबर तेजी से फैल गई और अगले दिन अखबारों में जनरल डायर के निधन की खबर के साथ सम्मान देने वाले लेख और इश्तिहार छपे। उन खबरों में हर बार जलियांवाला बाग का जिक्र जरूर होता। भारत में भी ये खबर अखबार के पहले पन्ने पर छपी थी और उधम सिंह को भी इस खबर का पता चला। खबर पढ़कर उनका दिल कचोटने लगा। उन्हें यकीन नहीं हो पा रहा था कि इतना क्रूर और खूंखार व्यक्ति जिसे उनके हाथों मरना था, वो इतनी आसानी से कैसे मर गया। उधम सिंह को लगा कि अब उनके जीने का कोई मकसद नहीं है और वे बेहद हताश हो गए। वे अभी ये सब सोच ही रहे थे कि उनके दिमाग में एक और चेहरा घूम गया और वो चेहरा जलियांवाला बाग के उतने ही बड़े दोषी और गुनाहगार का था। पंजाब का पूर्व गवर्नर जनरल माइकल ओ डायर अभी जिंदा था। माइकल ओ डायर ने जलियांवाला बाग हत्याकांड के लिए जनरल डायर की काफी प्रशंसा की थी और उसे एक बहादुर सिपाही का भी खिताब दिया था। आने वाले वक्त में उधम सिंह माइकल ओ डायर से कैसे अपना बदला ले पाएंगे, जानेंगे हम अगले एपिसोड में। तो बने रहिए मेरे साथ आजादी के इस
रोमांचकारी सफर पर। उधम सिंह ने तय कर लिया था कि वे माइकल ओडायर को मारकर हजारों शहीदों की आत्मा को शांति पहुंचाने का काम करेंगे, लेकिन वक्त उनका साथ नहीं दे रहा था। उनके पास ना ही पैसे थे और ना ही कोई जरिया जिससे वो इंग्लैंड जा सके। वे काफी बेचैन रहने लगे और अपने मन को शांत करने के लिए उन्होंने हरिद्वार का रुख लिया। हरिद्वार में टहलते टहलते उनकी मुलाकात एक ज्योतिषी से हुई और उन्होंने अपने मन का प्रश्न उस ज्योतिषी से पूछा कि वे इंग्लैंड कब जाएंगे। ज्योतिषी ने उनका हाथ देखा और उनसे कहा कि तुम्हारी इच्छा जरूर पूरी होगी, लेकिन थोड़ा वक्त लगेगा। उधम सिंह ने पूछा, कितना वक्त? इस पर ज्योतिषी ने कहा, जिस दिन तुम 34 के हो जाओगे तुम्हारा वक्त आ जाएगा। ज्योतिषी की बातें सुनकर उन्हें थोड़ी राहत मिली और वे हरिद्वार से दिल्ली आ गए। दिल्ली में कुछ दिन रहने के बाद उन्होंने अमृतसर का रुख किया। अमृतसर जाने के लिए उन्होंने ट्रेन का सफर तय किया और ट्रेन के जिस डिब्बे में उधम सिंह सफर कर रहे थे, उनकी मुलाकात एक ऐसे व्यक्ति से हुई जिसने उनके 7 समंदर पार जाने का सपना सच कर दिया। दरअसल ट्रेन के उस डिब्बे में 45 से 50 तक की उम्र के एक युवक सफर कर रहे थे जिनका नाम था यशवंत सिंह। यशवंत सिंह अफ्रीका में लकड़ी का कारोबार करते थे और वे कुछ दिनों के लिए अपने रिश्तेदारों से मिलने दिल्ली और अमृतसर आए थे। यशवंत सिंह और उधम सिंह ने आपस में बातें करनी शुरू कर दी और बातों बातों में ही यशवंत सिंह ने उधम सिंह के बारे में काफी जानकारी हासिल की। उधम सिंह ने यशवंत सिंह को बताया कि वे एक ऐसे काम की तलाश में हैं जिसमें उन्हें विदेश जाने का मौका मिले। साथ ही ये भी कहा कि वे पूरी ईमानदारी से काम करना चाहते हैं। इसी तरह बात करते करते सफर कट गया। यशवंत सिंह ने उधम सिंह को बताया कि वे लकड़ी का कारोबार करते हैं। अमृतसर पहुंचने पर यशवंत सिंह ने उधम सिंह को अपना पता दिया और साथ ही उधम सिंह से भी उनका पता लिया। उधम सिंह अपने घर आ गए और यूं ही दिन बीतते गए। एक तरह से वे यशवंत सिंह से हुई मुलाकात को भूल चुके थे। एक दिन उनके दरवाजे पर दस्तक हुई और उन्होंने देखा कि यशवंत सिंह सामने खड़े थे। उधम सिंह ने उन्हें अंदर बुलाया और आदर सहित बिठाया। उसके बाद यशवंत सिंह ने उधम सिंह के सामने सीधा प्रस्ताव रखा और कहा कि कारोबार के लिए उन्हें एक ईमानदार और भरोसेमंद आदमी की जरूरत है। अगर वो राजी हों तो वो उनके साथ अफ्रीका चल सकते हैं। उधम सिंह की तो जैसे बरसों की मुराद पूरी हो गई हो। उन्होंने सीधा पूछा, कब चलना है? उधम सिंह जाना तो इंग्लैंड चाहते थे, लेकिन यशवंत सिंह के जरिए अफ्रीका जाकर वे हिंदुस्तान से बाहर निकलने की शुरुआत करना चाहते थे। उधम सिंह ने यशवंत सिंह को भरोसा दिलाया कि वो पूरी ईमानदारी से अपना काम करेंगे। अफ्रीका जाने का दिन भी तय हो गया और उधम सिंह को अपनी प्रतिज्ञा पूरी होने की अब संभावना नजर आने लगी। अफ्रीका रवाना होने के लिए यशवंत सिंह ने उधम सिंह को दी गई तारीख पर बंबई पहुंचने के लिए कहा। उधम सिंह उस तारीख पर बंबई पहुंच गए। यशवंत सिंह ने उनके लिए जरूरी कागजात तैयार करवाए और इन सब में 1 हफ्ता और गुजर गया। आखिर वो दिन आ गया जब उधम सिंह अफ्रीका जाने के लिए जहाज में बैठे। यात्रा के दौरान यशवंत सिंह अपने कैबिन में सफर कर रहे थे और दूसरी तरफ उधम सिंह के पास सामान्य दर्जे का टिकट था। उधम सिंह जानबूझकर यशवंत सिंह से अलग सफर कर रहे थे। दरअसल वे जानना चाहते थे कि उस जहाज में हिंदुस्तान से अफ्रीका जाने वाले और किस तरह के लोग थे। इसी वजह से उन्होंने लोगों से बात कर उनसे जान पहचान बढ़ानी शुरू की और बातों ही बातों में उन्हें कई क्रांतिकारी जहाज पर ही मिल गए जिनके दिलों में अंग्रेजों के खिलाफ बहुत नफरत थी।
बातचीत के दौरान उन्हें यह भी पता चला कि अफ्रीका इन दिनों ऐसे क्रांतिकारियों का गढ़ बन चुका है जो हिंदुस्तान को अंग्रेजों की हुकूमत से मुक्त कराना चाहते हैं। सन 1920 में उधम सिंह यशवंत सिंह के साथ अफ्रीका पहुंचे। यशवंत सिंह का कारोबार नेटाल में था और वहीं पर कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने अपना एक संघ बना रखा था। उधम सिंह संघ में शामिल हो गए और वो बैठकों में आने जाने लगे। उन बैठकों में इंग्लैंड से भारत को आजादी दिलाने पर भाषण होते थे। उधम सिंह भी इन बैठकों में अंग्रेज के अत्याचार पर खुलकर बोला करते थे। वे भी भारत माता को इन अंग्रेजों की हुकूमत से आजाद कराना चाहते थे। उन्हीं क्रांतिकारियों से उधम सिंह को ये भी पता चला कि अमेरिका में भी अंग्रेजों के खिलाफ इन क्रांतिकारियों की लड़ाई चल रही है। यशवंत सिंह का कारोबार अफ्रीका से लेकर अमेरिका तक फैला हुआ था और वो अक्सर अफ्रीका से अमेरिका भी जाते थे। सन 1921 में उधम सिंह को यशवंत सिंह के साथ अमेरिका जाने का भी मौका मिला और वहां पहुंचकर उन्होंने देखा कि बड़ी संख्या में क्रांतिकारी अंग्रेजों के खिलाफ प्रचार करने में जुटे थे। लेकिन इस यात्रा में वे अमेरिका में ज्यादा वक्त नहीं बिता पाए। इसी दौरान उन्हें यह भी पता चला कि अमेरिका से ब्रिटेन जाना भी आसान नहीं था और वहां जाने के लिए बेहद सख्त नियम थे। 3 महीने अमेरिका में रहकर उधम सिंह यशवंत सिंह के साथ वापस अफ्रीका में आ गए और अब उन्होंने अपना कारोबार नायरोबी शिफ्ट कर लिया। अगले 3 सालों तक उधम सिंह ने अफ्रीका से अमेरिका और कई दूसरे देशों की भी यात्रा की। उनकी फौज में भर्ती होने की इच्छा उन्हें इराक भी ले आई और वे अंग्रेजी फौज में भर्ती हो गए। उन्होंने फौज में ड्राइवर की नौकरी की। फौज में वाहन चालकों को भी हथियार चलाने की ट्रेनिंग दी जाती है ताकि वक्त आने पर वे भी दुश्मन का मुकाबला कर सकें। फौज के साथ ही वे ब्रिटिश पूर्वी अफ्रीका पहुंचे और अगले 2 साल तक उन्होंने फौज की नौकरी की। सन 1924 के अंत में उन्हें अमेरिका जाने का मौका मिला और एक बार फिर से लकड़ी कारोबारी यशवंत सिंह ने उन्हें ये मौका दिया। उधम सिंह यशवंत सिंह के साथ जाने के लिए तुरंत तैयार हो गए। अमेरिका में इस बार कारोबार से अच्छा मुनाफा हुआ तो यशवंत सिंह ने उधम सिंह की मेहनत और लगन से प्रभावित होकर मुनाफे का एक बड़ा हिस्सा उन्हें दे दिया। इसके बाद उधम सिंह अमेरिका में ही रह गए और यशवंत सिंह लौट आए क्योंकि उन्हें खबर मिली थी कि उनकी पत्नी बीमार है। अमेरिका में डेट्रॉयट शहर में उधम सिंह ने फोर्ड मोटर कंपनी में मैकेनिक की नौकरी कर ली और कुछ महीने वो नौकरी करने के बाद वे कैलिफोर्निया चले गए। कैलिफोर्निया में ही उनका संपर्क भारत से आए छात्रों के एक बड़े समूह से हुआ। इनमें से ज्यादातर छात्र गदर पार्टी के कार्यकर्ता थे और उन छात्रों के जरिए ही उनका संपर्क गदर पार्टी से हुआ। गदर पार्टी में भारत से आए छात्रों के एक बड़े समूह से हुआ। इनमें से ज्यादातर छात्र गदर पार्टी के कार्यकर्ता थे और उन छात्रों के जरिए ही उनका संपर्क गदर पार्टी से हुआ। गदर पार्टी में भारतीयों का एक दल था। उधम सिंह ने इस दल के क्रांतिकारियों के साथ मिलकर अमेरिका में भारतीयों को एकजुट करना शुरू किया। अमेरिका में ही उधम सिंह ने अपनी पार्टी बनाई जिसका नाम था आजाद पार्टी। इस संगठन के बैनर तले उधम सिंह ने अमेरिका में बसे हिंदुस्तानियों के बीच जाकर प्रचार किया और उनसे देश की आजादी के लिए तन, मन और धन से समर्थन देने की अपील की। कैलिफोर्निया में रहने के बाद उधम सिंह पूर्वी न्यूयॉर्क शहर चले गए। वहां उन्होंने यूएस शिपिंग लाइन नाम की कंपनी में नौकरी कर ली। उधम सिंह को उम्मीद थी कि वे इस नौकरी के जरिए अपने दुश्मनों तक पहुंच जाएंगे और इस नौकरी के लिए उन्होंने अपना नाम बदलकर फ्रैंक ब्राजील रख लिया क्योंकि उन्हें मालूम था अमेरिकी जहाजों में भारतीयों को नौकरी पर नहीं रखा जाता था। इस नए नाम ब्राजील से उन्होंने
प्यूर्टो रिको की नागरिकता वाला एक सर्टिफिकेट बनवा लिया था। कंपनी के जहाज के जरिए उधम सिंह ने यूरोप के कई देशों का दौरा किया, लेकिन वे कभी ब्रिटेन नहीं पहुंच पाए। उधम सिंह को जहाज की नौकरी काफी पसंद आई और अगले 3 साल तक वे एक ऐसी कंपनी में काम करते रहे जिसका जहाज मध्य यूरोप के कई देशों तक जाता था। SS जलापा नाम के एक जहाज पर उन्होंने एक बढ़ई की नौकरी कर ली और उसी जहाज से वे जुलाई 1927 में कराची पहुंचे। कराची पहुंचते ही उन्होंने हिंदुस्तान की खबरें पढ़ने के लिए एक अखबार खरीदा। उस अखबार में भगत सिंह का एक लेख छपा था जिसमें उन्होंने भारत के वीर सपूतों से भारत आकर अंग्रेजों के खिलाफ अभियान छेड़ने का आह्वान किया था। उधम सिंह ने उसे भगत सिंह का हुक्म समझा और भारत आने के लिए उनका मन बेचैन हो उठा। जहाज कराची से कलकत्ता के लिए रवाना हुआ और फिर उन्होंने SS जलापा की नौकरी छोड़ दी। उनके दिमाग में भगत सिंह की बातें घूम रही थी और साथ ही साथ उनकी आंखों के सामने जलियांवाला बाग की घटनाएं ताजा हो गई। कलकत्ता से उधम सिंह अमृतसर वापस आ गए और वहां आकर उधम सिंह को पता चला कि पुलिस ने भगत सिंह को बम बनाने के मामले में जेल में डाल दिया है। उधम सिंह को अंग्रेजों पर बहुत गुस्सा आया और उन्होंने अपनी क्रांतिकारी गतिविधियां तेज कर दी। अमृतसर में उन्होंने अपना नाम रखा राम मोहम्मद सिंह आजाद। उस समय अंग्रेज हिंदुस्तानियों को धर्म के नाम पर बांटने की चाल भी चल रहे थे, इसलिए सांप्रदायिक एकता की मिसाल कायम करने के लिए उधम सिंह ने अपना ये नया नाम चुना। अमृतसर पहुंचने के बाद उधम सिंह ने क्रांतिकारियों से संपर्क साधना शुरू किया। अंग्रेजों की नजर से बचने के लिए उन्होंने अमृतसर में साइन बोर्ड बनाने वाली पेंटर की दुकान खोल ली। बाहर से इस दुकान में कारोबार चलता दिखाई देता था, लेकिन अंदर ही अंदर यहाँ आने वाले क्रांतिकारियों के साथ मिलकर उधम सिंह अंग्रेजों के खिलाफ योजनाएं बनाते थे। धीरे धीरे उधम सिंह के मंसूबों की खबर पुलिस को लग गई और पुलिस उनके खिलाफ सबूत इकट्ठा करने लगी। पुलिस उनको परेशान करने लगी और उससे बचने के लिए वे तंग आकर कुछ दिनों के लिए अपने पैतृक गांव सुनाम चले गए, लेकिन यहाँ भी पुलिस ने उनका पीछा नहीं छोड़ा। आखिरकार पुलिस ने उन्हें गिरफ्तार कर लिया और उनके खिलाफ अवैध हथियार और गोला बारूद रखने का केस बनाया और उन्हें 4 साल की सजा सुनाई गई। उन्हें एक खतरनाक कैदी करार देते हुए लाहौर जेल में भेज दिया गया। इसी जेल में भारत माता का एक वीर सपूत और एक महान क्रांतिकारी पहले से ही कैद था। लाहौर जेल में देश के 2 बड़े क्रांतिकारियों को एक दूसरे का साथ मिला। दोस्तों, कौन होंगे वो महान क्रांतिकारी जिनसे उधम सिंह की मुलाकात हुई, जानेंगे हम अगले एपिसोड में। तो बने रहिए मेरे साथ आजादी के इस रोमांचकारी सफर पर। उधम सिंह को लाहौर के सेंट्रल जेल में डाल दिया गया और लाहौर जेल में ही महान क्रांतिकारी वीर भगत सिंह कैद थे। उधम सिंह को भगत सिंह से मिलने की बहुत इच्छा हो रही थी, लेकिन अंग्रेजों ने भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु को सख्त नियंत्रण में रखा हुआ था और जेल अधीक्षक की मर्जी के बिना उनकी कोठरी की तरफ कोई नहीं जा सकता था। जेल में कुछ सहानुभूति रखने वाले कर्मचारी भी थे, जिनके जरिए भगत सिंह को उधम सिंह के बारे में और उधम सिंह को भगत सिंह के बारे में सुनने को मिल जाता था। भगत सिंह को जेल में करीब 2 साल तक रखा गया था। उनका ज्यादा वक्त जेल में पढ़ने लिखने में गुजर जाता था। जेल की काल कोठरी में उन्होंने कुछ किताबें भी लिखी थी। भगत सिंह एक महान क्रांतिकारी थे, लेकिन अंग्रेज उनसे और उनके साथियों से किसी अपराधी की तरह सलूक किया करते थे। जेल में कैद अंग्रेज कैदियों और हिंदुस्तानी कैदियों के बीच भेदभाव किया जाता था। आए दिन ये क्रांतिकारी अंग्रेजों के खिलाफ अपना विरोध दर्ज किया करते थे और नारेबाजी किया करते थे। धीरे धीरे उधम सिंह भी इन बातों से वाकिफ होने लगे। जेल की हालत बहुत बदतर थी और इन क्रांतिकारियों के साथ
काफी बुरा सलूक किया जाता था। कई कई दिनों तक इन कैदियों को दी गई वर्दियां धुलती नहीं थी और जहां कैदियों का खाना तैयार होता था वहां चूहे और तिलचट्टे बड़ी संख्या में घूमते रहते थे। क्रांतिकारियों को ना तो पढ़ने के लिए अखबार मिलता था और ना ही चिट्ठियां लिखने के लिए कागज दिया जाता था, जबकि अंग्रेज कैदियों को ये सारी सुविधाएं दी जाती थीं। भगत सिंह ने जेल के बदतर हालात पर और कैदियों के साथ हो रहे भेदभाव की शिकायत करते हुए अंग्रेज सरकार को चिट्ठी भी लिखी थी, मगर भगत सिंह की चिट्ठी पर अंग्रेज सरकार ने कोई ध्यान नहीं दिया। आखिरकार 13 जुलाई 1929 को लाहौर जेल में भगत सिंह और उनके साथियों ने ऐतिहासिक भूख हड़ताल शुरू कर दी और इस भूख हड़ताल की गूंज केंद्रीय असेंबली में भी सुनाई पड़ी। जवाहरलाल नेहरू जेल में अनशनकारी कैदियों से मिलने पहुंचे। उनसे मिलने के बाद उन्होंने असेंबली में बयान दिया, मैं उन वीरों की बदतर हालत को देखकर काफी चिंतित हूं। वे सिर्फ इतना चाहते हैं कि उनके साथ भी राजनीतिक कैदियों की तरह बर्ताव किया जाए। मुझे पूरी उम्मीद है कि उनके त्याग से एक दिन जीत का सेहरा उन्हीं के सिर बंधेगा। इधर सरकार और जेल प्रशासन ने भूख हड़ताल खत्म कराने के लिए एक से एक हथकंडे अपनाने शुरू किए, जैसे कैदियों की कोठरी में स्वादिष्ट व्यंजन रख देना। दरअसल अंग्रेज सरकार देखना चाहती थी कि भूख हड़तालियों का इरादा पक्का है या वे खाने के लालच में अपनी भूख हड़ताल खत्म कर देंगे, लेकिन क्रांतिकारी अंग्रेजों की चाल में नहीं आए। किसी ने भी खाने को छुआ तक नहीं और अपनी हड़ताल जारी रखी। अंग्रेजों ने तरह तरह के तरीके अपनाए ताकि वे इन क्रांतिकारियों की भूख हड़ताल को खत्म कर सके। जैसे कभी वे पानी के मटके में दूध भर देते तो कभी क्रांतिकारियों के मुंह में नली डालकर जबरन उन्हें खिलाने की कोशिश करते, लेकिन अंग्रेज सरकार किसी भी तरीके से इस हड़ताल को खत्म नहीं कर पाई। पूरे देश में अखबारों के जरिए भगत सिंह और उनके साथियों की भूख हड़ताल की खबर फैल चुकी थी। पूरा देश उनका समर्थन कर रहा था। अंग्रेज सरकार को घबराहट होने लगी और उसने भगत सिंह के खिलाफ जल्द से जल्द सुनवाई पूरी करने की तैयारी शुरू कर दी। भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु ने 1928 में लाहौर में एक ब्रिटिश जूनियर पुलिस अधिकारी जॉन सॉन्डर्स की गोली मारकर हत्या कर दी थी। भारत के तत्कालीन वाइसरॉय लॉर्ड इरविन ने इस मामले पर मुकदमे के लिए एक विशेष ट्राइब्यूनल का गठन किया, जिसने तीनों को फांसी की सजा सुनाई। सॉन्डर्स हत्याकांड की सुनवाई जल्दबाजी में शुरू की गई और इसे अब लाहौर षड्यंत्र केस का नाम दिया गया। लाहौर की जेल में ही जज को बिठाकर अदालत की कार्यवाही शुरू की गई। सॉन्डर्स की हत्या के अलावा भगत सिंह और 27 अन्य बंदियों पर राजद्रोह का आरोप लगाया गया। ये सारे आरोप जानबूझकर लगाए गए ताकि फांसी की सजा दी जा सके। दोस्तों, भगत सिंह के अलावा एक और महान क्रांतिकारी यतीन्द्र दास, जो बंगाल के क्रांतिकारी संगठन अनुशीलन समिति के सदस्य थे और बम बनाने में माहिर थे, वे भी इस हड़ताल में शामिल थे और ये हड़ताल खत्म करने के लिए अंग्रेजों ने उन्हें भी बहुत मारा पीटा। 14 जून 1929 में उन्हें भी लाहौर षड्यंत्र केस में गिरफ्तार किया गया था। भूख हड़ताल से वे बहुत कमजोर होते जा रहे थे। क्रांतिकारियों ने इस बार अंग्रेज सरकार से भारतीय और अंग्रेजों से भेदभाव खत्म करने की मांग रखी थी और इस मांग को स्वीकार करने के लिए अंग्रेज तैयार नहीं थे। भूख हड़तालियों से बात करने के लिए बनाई गई जेल कमेटी परेशान हो गई थी। उसने यतीन्द्र दास की बिना किसी शर्त रिहाई की सिफारिश अंग्रेज सरकार को भेजी, लेकिन सरकार ने उसे खारिज कर दिया और कहा यतीन्द्र दास को जमानत पर छोड़ा जा सकता है। हड़ताल के 63वें दिन यतीन्द्र दास की हालत बहुत बिगड़ गई। 13 सितंबर 1929 को दुबले पतले शरीर के बावजूद फौलादी इरादा रखने वाले यतीन्द्र दास ने दम तोड़ दिया। जेल में कैदियों से बदसलूकी के खिलाफ इससे पहले ऐसा आंदोलन किसी ने नहीं किया था। यतीन्द्र दास की मौत से पूरे देश को गहरा सदमा पहुंचा। इसी बीच
कांग्रेस पार्टी ने एक प्रस्ताव पास किया जिसमें भगत सिंह से अनशन खत्म करने की अपील की गई। प्रस्ताव में ये कहा गया कि पूरा देश उनके साथ है और उनकी कीमती जान की सबको परवाह है। पार्टी चाहती थी कि भगत सिंह अनशन खत्म करें और देश की आजादी दिलाने के संघर्ष को नए सिरे से शुरू करें। आखिरकार भगत सिंह ने 5 अक्टूबर 1969 को 116 दिन लंबी भूख हड़ताल को खत्म कर दिया। इसके बाद भगत सिंह की ख्याति पूरे देश में फैल गई। दरअसल भगत सिंह की अपील पर कैदियों ने भी जेल में क्रमिक भूख हड़ताल की थी। उधम सिंह ने भी भूख हड़ताल में हिस्सा लिया था और करीब 20 दिन तक उधम सिंह ने भी कुछ नहीं खाया था। 20 दिन की अवधि पूरी होते ही उधम सिंह ने भी उपवास तोड़ा था। इसी दौरान भगत सिंह ने उधम सिंह को अपने पहले से निश्चित लक्ष्य को पूरा करने का संदेश भिजवाया था। उन्होंने उधम सिंह को कहा, उन्हें भारत में क्रांतिकारी और स्वतंत्रता के संघर्ष की चिंता नहीं करनी है, बल्कि उन्हें ब्रिटेन जाकर जो अधूरा काम है उसे पूरा करना है। इसके बाद अंग्रेजों ने भगत सिंह और उनके साथियों के खिलाफ मुकदमे की कार्यवाही तेज कर दी। तमाम सबूतों और गवाहों के बयानों के आधार पर भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु को सॉन्डर्स की हत्या का दोषी पाया गया और तीनों को मौत की सजा सुनाई गई। बाकी के 12 आरोपियों को उम्र कैद की सजा दी गई। फांसी की सजा 24 मार्च 1931 को तय की गई थी। ऐसा कहा जाता है कि अंग्रेजों पर तीनों की फांसी रोकने का भारी दबाव डाला गया, क्योंकि देश में हालात बिगड़ने और कई राज्यों में बगावत का खतरा था। इसी वजह से इन तीनों को 11 घंटे पहले ही फांसी दे दी गई थी। फांसी के दिन भगत सिंह को लेने जिस वक्त लाहौर जेल के जेलर पहुंचे, उस वक्त वे किताब पढ़ रहे थे और वो किताब थी राम प्रसाद बिस्मिल की जीवनी। एक एक कर भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु को कोठरी से बाहर निकाला गया। तीनों जेल के गलियारे में एक दूसरे को देख रहे थे। जेलर ने कहा कि फांसी का वक्त करीब आ गया है और अब उन्हें चलना होगा। भगत सिंह ने कहा, चलते हैं, पहले एक दूसरे से गले तो मिल लें। तीनों क्रांतिकारी एक दूसरे से गले मिले और भारत माता की जय, इंकलाब जिंदाबाद के नारों से पूरा जेल गूंज उठा। उधम सिंह की कोठरी तक भी ये आवाज पहुंची और उनका रोम रोम खड़ा हो गया और जेल में हर तरफ नारे गूंजने लगे। मौत को हंसकर गले लगाने वालों की ऐसी मिसाल शायद ही पहले कहीं देखी हो। और शाम के 7:33 पर ये तीनों भारत माता के सपूत अपने वतन के लिए फांसी पर लटक गए। फांसी की खबर सुनकर पूरा देश स्तब्ध रह गया। देश के छोटे बड़े शहरों तक खबर पहुंची और देश भर में एक शोक की लहर दौड़ गई। विदेशों में भी फांसी देने की घटना की घोर निंदा हुई। देश में लोग अंग्रेजों के साथ साथ गांधी जी को भी भगत सिंह और उनके साथियों की मौत का कसूरवार मानने लगे। लेकिन गांधी जी का कहना था कि उन्होंने भगत सिंह को बचाने के लिए बहुत प्रयास किए, लेकिन वे अपने प्रयास में सफल नहीं हो सके। कई लोगों का यह भी मानना था कि गांधी जी भगत सिंह और बाकी क्रांतिकारियों की गतिविधियों से खुश नहीं थे और उन्होंने अंग्रेजों पर उन्हें बचाने के लिए दबाव नहीं दिया। इधर जेल में जिस वीरता से भारत माता के तीनों सपूतों ने अपने गले में फांसी का फंदा पहना, उसका वर्णन सुनकर उधम सिंह और दृढ़ हो गए। उनके अंदर अंग्रेजों के खिलाफ और आक्रोश भर गया। अपनी कोठरी से ही उधम सिंह शहीद भगत सिंह अमर रहे के नारे लगाने लगे। घायल शेर की तरह दहाड़ने लगे और उनकी दहाड़ से पूरा लाहौर सेंट्रल जेल हिल गया। उधम सिंह की आवाज सुनकर जेल में बंद बाकी कैदियों ने भी अपनी आवाज बुलंद कर दी और अब जेल में चारों तरफ तीनों शहीदों के नाम के नारे लग रहे थे। पूरा जेल देश की आजादी के नारों से गूंज उठा। अंग्रेज समझ नहीं पा रहे थे कि ये क्या हो रहा है। जेलर ने कड़ा आदेश दिया कि जिसकी जितनी तेज आवाज हो उसे उतनी ही क्रूरता से पीटा जाए। पूरा जेल लाठियों की तड़तड़ाहट से गूंज उठा।
अंग्रेजों ने क्रूरता से सिपाहियों के सर पर लाठियां बरसाईं। कैदी लहूलुहान हो गए, लेकिन उनका नारा कमजोर नहीं पड़ा। आखिरकार कैदियों को जबरदस्ती अपने अपने सेल में ठूस दिया गया। उधम सिंह ने कहा, आज एक भी कैदी खाने को हाथ नहीं लगाएगा। देश के 3 महान सपूत सूली पर चढ़े थे और जेल के एक भी कैदी ने भोजन नहीं किया। उधम सिंह ने जेल में बंद रहकर भी बाहर सक्रिय क्रांतिकारियों को अंग्रेजों के खिलाफ हमले तेज करने की प्रेरणा दी। आए दिन की नारेबाजी और भूख हड़ताल से उधम सिंह ने अंग्रेजों की नाक में दम कर दिया था। उनकी एक आवाज पर ही कैदी विद्रोह कर देते थे। तंग आकर अंग्रेजों ने उधम सिंह को किसी और देश में भेजने का फैसला किया। सन 1932 में उधम सिंह को बेड़ियों में जकड़कर मुल्तान जेल ले जाया गया। उन्हें काल कोठरी में डाला गया, जहां सूरज की रोशनी तक नहीं पहुंचती थी। अंग्रेजों ने जेलर को कड़ी हिदायत दी थी कि उधम सिंह से किसी को मिलने ना दिया जाए। उधम सिंह की सजा अभी 1 साल और बाकी थी। वे जेल की दीवारों पर लकीर खींचते रहते और एक एक दिन बीतने पर उसे काटते जाते। आखिरकार वो दिन आ गया जब अंग्रेजों को उधम सिंह को रिहा करना पड़ा। जेल से बाहर आकर भी उन्हें आजादी का एहसास नहीं हुआ। जब एक सपूत की माता बेड़ियों में जकड़ी हो तो उसको चैन कैसे मिल सकता है। जेल से छूटने के बाद उधम सिंह ने सीधे अमृतसर का रुख किया। अंग्रेजों ने उन पर कड़ी निगरानी रखनी शुरू कर दी। उनके पीछे खुफिया जासूस भी छोड़े गए। उन्हें लगा कि ऐसे कड़े पहरे में वे अपना प्रण कैसे पूरा करेंगे। वे वहां से बाहर निकलकर एक ऐसी जगह जाना चाहते थे जहां उन पर पल पल नजर ना रखी जाए, लेकिन हालात उनका साथ नहीं दे रहे थे। धीरे धीरे उन्होंने लंदन जाने के प्लान पर काम करना शुरू किया। पैसों के लिए उन्होंने अपना जो कुछ भी था सब कुछ बेचने का फैसला किया। उन्हें पासपोर्ट हासिल करने का इंतजाम भी करना था। उन्हें अंदाजा हो गया था कि जिस तरह अंग्रेज सरकार उनके पीछे पड़ी हुई है, काम इतनी आसानी से होने वाला नहीं है। इसलिए सरकारी दफ्तर में अर्जी देकर उन्हें पासपोर्ट नहीं मिल सकता था। अब उन्हें एक ऐसे शख्स की तलाश थी जो उन्हें फर्जी ही सही लेकिन एक पासपोर्ट दिलवा सके। एक एक करके यूं ही दिन बीतते जा रहे थे, लेकिन उन्हें कोई रास्ता नहीं मिल रहा था। एक दिन उनकी दुकान पर एक सज्जन आए और बातचीत में उन्होंने एक जाली पासपोर्ट बनाने वाले के बारे में बताया। उन्होंने तुरंत उनसे पासपोर्ट बनाने वाले का नाम और पता पूछा और वे अमृतसर के पासपोर्ट ऑफिस का ही एक एजेंट था। दोपहर को अपनी दुकान बंद कर उधम सिंह पासपोर्ट ऑफिस जा पहुंचे। वो एजेंट भी मिल गया। एजेंट से बातचीत करके पता चला कि ब्रिटेन जाना आसान नहीं है, क्योंकि उसके लिए पासपोर्ट की गहरी जांच पड़ताल होती है और फिर वीजा का आवेदन देना पड़ता है। फिर एजेंट ने ही उधम सिंह को एक रास्ता सुझाया कि पहले वे किसी यूरोप के देश में चले जाएं, फिर वहां से इंग्लैंड जाना शायद आसान हो जाए। उधम सिंह को एजेंट की बात पसंद आई। उन्होंने यूरोप के किसी देश जाने का फैसला किया और एजेंट ने उन्हें जर्मनी जाने की सलाह दी। एजेंट से पासपोर्ट और वीजा का खर्चा पूछकर उधम सिंह दुकान पर लौट आए। उस दिन उधम सिंह को ऐसा लगा कि उनका रास्ता आसान हो गया है और वे पूरे मन से अपने काम में जुट गए। दिन रात एक कर उन्होंने पैसा इकट्ठा करना शुरू किया। इसी बीच उनका संपर्क पंजाब के एक ऐसे धनी व्यक्ति से हुआ जो क्रांतिकारियों की अंदर ही अंदर मदद करते थे। उधम सिंह ने उन्हें अपनी समस्या बताई। फिर उस व्यक्ति ने उधम सिंह से पासपोर्ट ऑफिस के एजेंट का नाम पूछा और कहा कि आपका काम हो जाएगा। उसके बाद उधम सिंह की दुकान पर वही एजेंट आया जिसे उन्होंने पासपोर्ट और वीजा का काम सौंपा था। उधम सिंह ने पासपोर्ट खोलकर देखा तो उस पर लाहौर पासपोर्ट ऑफिस की मोहर लगी थी और वहां उनका नाम और जन्म तिथि की तारीख भी दर्ज थी। कागजात देखकर उन्हें यकीन नहीं हुआ कि वे पूरी तैयारी के साथ विदेश जाने वाले हैं। जब उन्होंने एजेंट से खर्चा पूछा तो एजेंट ने कहा, आप उसकी चिंता मत कीजिए, मुझे मेरे पैसे मिल चुके हैं।
उधम सिंह हैरान रह गए। एजेंट ने आगे बताया कि आपने जिनसे मदद मांगी थी उन्होंने आपकी मदद कर दी है। उधम सिंह को सारा माजरा समझते देर नहीं लगी और अब वे विदेश जाने के लिए तैयार थे। दोस्तों, कैसी होगी उधम सिंह की ये विदेश यात्रा, जानेंगे हम अगले एपिसोड में। तो बने रहिए मेरे साथ आजादी के इस रोमांचकारी सफर पर। सन 1933 में उधम सिंह विदेश यात्रा करने के लिए बिल्कुल तैयार थे। उधम सिंह अपने घर में अपनी तैयारियों में जुटे हुए थे कि तभी उनके दरवाजे पर दस्तक हुई। उन्होंने खिड़की से देखा तो कोई अनजान आदमी उनके दरवाजे पर खड़ा था। उधम सिंह को शक हुआ कि यह जरूर कोई सरकार का आदमी है और उन्होंने दरवाजा नहीं खोला। वो आदमी कुछ देर तक इंतजार करता रहा और फिर वहां से चला गया। उधम सिंह समझ गए थे कि उनके ऊपर निगरानी रखी जा रही है। अंधेरा ढलते ही उधम सिंह ने सीधे कश्मीर का रुख किया, क्योंकि उन्हें मालूम था इस समय लाहौर में भी पुलिस की नजर उन पर होगी। 2 दिन बाद उधम सिंह कश्मीर पहुंचे और अगले 3 महीने तक उन्होंने श्रीनगर में कपड़े की एक दुकान में काम किया। तीसरे महीने जैसे ही उन्हें उनकी तनख्वाह मिली, वे चुपचाप लाहौर के लिए निकल पड़े। लाहौर से वे कराची पहुंचे और वहां पर जर्मनी जाने वाले जहाज का इंतजार करने लगे। ठीक 1 हफ्ते बाद जर्मनी जाने वाला जहाज कराची में उनके सामने खड़ा था। उधम सिंह को सबसे बड़ा डर ये था कि कहीं अंग्रेजी सरकार के जासूस उनको पहचान ना ले। वैसे तो उन पर कोई इल्जाम नहीं था, लेकिन अंग्रेज सरकार का पता नहीं था कि कब वे किसी झूठे केस में उधम सिंह को फंसा दे। जहाज के रवाना होने से सिर्फ आधे घंटे पहले उधम सिंह बंदरगाह पर पहुंचे। उनकी वेशभूषा फ्रैंक ब्राजील की तरह अंग्रेजों जैसी दिखती थी। सिर पर टोपी, लंबा कोट और हाथ में अंग्रेजी अखबार। बंदरगाह पर उनके कागजात की जांच हुई। सब कुछ ठीक रहा और वे जहाज पर सवार हो गए। एकांत कोना देखकर वे उसी तरफ चले गए ताकि वे लोगों की नजरों में ज्यादा ना आए। और अब उन्हें इंतजार था कि जहाज कब जर्मनी के लिए रवाना होगा। कुछ ही पलों बाद जहाज का भोंपू बजा और जहाज रवाना हो गया। उधम सिंह का रोम रोम खिल उठा, क्योंकि वे अपने एकमात्र लक्ष्य की तरफ पहुंच रहे थे। समंदर की लहरों को पार करते हुए उधम सिंह का जहाज जर्मनी पहुंचा। हालांकि उनका मकसद जर्मनी पहुंचना नहीं था, लेकिन वहां से उन्हें ब्रिटेन जाने का रास्ता तलाशना था। ब्रिटेन का रास्ता बर्लिन से निकल सकता था और उसके लिए उधम सिंह ने बर्लिन का रुख किया। बर्लिन पहुंचकर उधम सिंह ने एक मोटर गैराज को अपना ठिकाना बनाया। यहाँ पर फौजी गाड़ियां बड़ी तादाद में मरम्मत के लिए आया करती थी। उधम सिंह वैसे ही सारे कामों में महारत हासिल कर चुके थे और वे दिन रात काम में बस जुटे रहते थे। वक्त तेजी से बीत रहा था और अब उनके पास कुछ पैसे भी इकट्ठे हो गए थे। साल था 1934 और सिर्फ 1 साल में ही अपनी मेहनत और लगन से उधम सिंह का इंग्लैंड आने का सपना साकार हो गया। उनको हरिद्वार के उस ज्योतिषी की बात याद आई जिसने कहा था कि 34 साल में वे जहां पहुंचना चाहते हैं वे पहुंच जाएंगे। उधम सिंह ने लंदन के एल्डर स्ट्रीट कमर्शियल रोड पर एक छोटे से कमरे को अपना ठिकाना बनाया। किसी को उन पर शक ना हो, इसीलिए उन्होंने लंदन में एक इंजीनियरिंग कॉलेज में उदय सिंह के नाम से दाखिला ले लिया। वे हर रोज एक छात्र की तरह सुबह सुबह निकल जाते थे और कॉलेज पहुंच जाते थे, लेकिन कॉलेज से निकलते ही उनका मकसद माइकल ओडायर और लॉर्ड जेटलिन की तलाश करना था। वे दोनों की पूरी जानकारी इकट्ठा करने में लगे हुए थे। दोनों ही इंग्लैंड की जानी मानी हस्तियां थीं। अपनी जीविका चलाने के लिए उन्होंने फेरी का काम शुरू किया। एल्डर स्ट्रीट पर ज्यादातर फेरी लगाने वाले रहते थे। उनके साथ रहते रहते उधम सिंह इस काम के बारे में काफी कुछ जान गए थे।
कुछ समय तक सड़क के किनारे फेरी लगाने के बाद उधम सिंह ने अपनी एक कार खरीदी और उस कार से वे लंदन के आसपास के शहरों में भी फेरी लगाया करते थे। साथ ही साथ वे माइकल ओडायर तक पहुंचने का रास्ता भी ढूंढ रहे थे और लंदन और उसके आसपास के इलाकों से खुद को वाकिफ कराते जा रहे थे। उधम सिंह एक भारतीय कंपनी से सामान खरीदते थे। कंपनी का नाम था CL नायर ब्रदर्स, जो ईस्ट लंदन में थी। उधम सिंह हर शनिवार अपनी छोटी कार लेकर उस कंपनी में पहुंच जाते और सामान भरकर अपने घर वापस लौट आते। वे रविवार को घूम घूम कर कपड़े बेचा करते थे। अपने मेहनती स्वभाव से और यात्रा के अनुभव से वे पक्के व्यापारी बन गए थे। इसी दौरान उन्होंने 6 चैम्बर वाला एक रिवॉल्वर खरीदा और साथ ही उस रिवॉल्वर के लिए अच्छी खासी मात्रा में कारतूस भी खरीद लिया। उधम सिंह चाहते तो वे कुछ ही दिनों में माइकल ओडायर को ढूंढकर उसे मार डालते, लेकिन वे मौके की तलाश में थे और वे माइकल ओडायर को एक ऐसे मौके और ऐसे दिन मारना चाहते थे जब उसकी मौत की खबर से पूरा ब्रिटिश साम्राज्य हिल जाए। देखते ही देखते दिन महीनों में बदल गए और महीने साल में। 2 साल बीत गए, लेकिन अभी भी उधम सिंह को सही मौका नहीं मिला। 16 मई को उधम सिंह लंदन से बर्लिन पहुंचे। 25 जून 1936 को वे लंदन वापस लौट आए और इस बार उन्होंने अपना ठिकाना वेस्ट लंदन को बनाया। अपनी जीविका चलाने के लिए उन्होंने कई छोटे मोटे काम किए। सन 1937 में उन्होंने अलेक्जेंडर कोर्डा के डेनहैम स्थित स्टूडियो में फिल्मों में एक्स्ट्रा का रोल किया। कुछ और फिल्मों में भी उन्होंने छोटा मोटा किरदार निभाया। किसी को उन पर शक ना हो, इस वजह से वे हिंदुस्तानियों और सिखों से ज्यादा मेलजोल नहीं बढ़ाते थे, लेकिन उनके अंदर का क्रांतिकारी मौके बेमौके उन्हें अपने उग्र विचारों को बाहर लाने पर मजबूर कर देता था। उन्हें जब भी मौका मिलता था वे इंग्लैंड में बसे हिंदुस्तानियों के बीच भारत से ब्रिटिश हुकूमत को खत्म करने का जज्बा पैदा करने की अपील करने से चूकते नहीं थे। इसी दौरान एक बार फिर से उनका संपर्क गदर पार्टी के कुछ कार्यकर्ताओं से भी हुआ। अपने अंदर उमड़ रहे क्रांतिकारी को उधम सिंह रोक नहीं पा रहे थे और उन्होंने वहां क्रांतिकारियों से संपर्क बनाना शुरू कर दिया और वे अक्सर उनसे मिलने का बहाना ढूंढा करते थे। उधम सिंह की इन गतिविधियों ने उन्हें मुश्किल में डालना शुरू कर दिया। सन 1937 में उन्हें पुलिस शक की नजरों से देखने लगी और उन्हें जैसे ही इस बात का पता चला वे संभल गए। सन 1938 में उन्होंने अपना वही पुराना तरीका अपनाया और उन्होंने जगह बदलने की सोची। उन्होंने इंग्लैंड में आवेदन दिया कि वे कुछ महीनों की छुट्टियां बिताने के लिए यूरोप जाना चाहते हैं। उन्होंने बेल्जियम, इटली, नॉर्वे और स्वीडन जाने की इजाजत मांगी और उन्हें इजाजत मिल गई। इसके बाद वे बेल्जियम रवाना हो गए और इंग्लैंड लौटने के लिए वे सही मौके का इंतजार करने लगे। 19 फरवरी 1938 में उधम सिंह वापस लंदन लौट आए और उन्होंने नौकरी करने का मन बनाया और RF स्टेशन में बढ़ई की नौकरी की। भारतीय समुदाय में उनकी अच्छी खासी जान पहचान बन गई थी। काम के साथ साथ अब उनका मन अपने दुश्मनों को ठिकाने लगाने के लिए बेचैन हो उठा था। उन्हें पता था कि उन पर नजर रखी जा रही है और पुलिस उन्हें कभी भी जेल में डाल सकती है या उन्हें वापस भारत भेज सकती है। उधम सिंह ये सब सोच ही रहे थे कि उन्हें पुलिस ने एक दिन एक झूठे केस में फंसा दिया। उन पर जबरन वसूली करने का आरोप लगाया गया। इस दौरान उन्हें कोर्ट के कई चक्कर लगाने पड़े। उनका काफी सारा पैसा भी खर्च हो गया और उनकी नौकरी भी चली गई। मजबूरन उधम सिंह को रहने के लिए एक गुरुद्वारे में शरण लेनी पड़ी। वह गुरुद्वारा गुरु सिंह सभा का था जो लंदन के बीचों बीच था। गुरुद्वारे में उधम सिंह की जान पहचान पहले से ही थी। एक दिन वहां के सचिव क्रांतिकारियों पर बातचीत में उधम सिंह की जानकारी से बेहद प्रभावित हुए और उन्होंने उनसे कहा जब तक जी चाहे वह गुरुद्वारे में रह सकते हैं।
ऐसा कोई काम नहीं था जो उधम सिंह को ना आता हो। वे एक अच्छे बढ़ई थे, अच्छे पेंटर भी थे और एक ऐसे मोटर मैकेनिक भी थे जो किसी भी खराब मोटर गाड़ी को हाथ लगाएं तो वो चल पड़ती थी। दिन भर ऐसे ही काम करके अब वे अच्छा खासा कमा लेते थे और जब किसी जरूरतमंद के लिए खर्च करना होता था तब वे कभी भी पीछे नहीं हटते थे। उन्हें जहां भी कोई भूखा दिख जाता तो उसे खाना खिलाने से चूकते नहीं थे। उधम सिंह की ऐसी आदत से उन्हें सब लोग जानने लगे थे और उन्हें बाबा जी कहकर पुकारने लगे थे। उधम सिंह दिल के बहुत अच्छे थे और वे अपनी वजह से किसी को भी तकलीफ में नहीं डालना चाहते थे। वे ज्यादा दिन गुरुद्वारे में रहना नहीं चाहते थे और उन्हें अपने मिशन के लिए एक ऐसी जगह चाहिए थी जहां काम को अंजाम देने के बाद किसी की बदनामी ना हो। एक दिन उन्होंने गुरुद्वारा छोड़ दिया और वापस एल्डर स्ट्रीट पर लौट आए। करीब एक हफ्ते बाद उधम सिंह गुरुद्वारे पहुंचे और उनकी मुलाकात गुरुद्वारे के सचिव शिव सिंह से हुई। शिव सिंह ने उन्हें अपने कमरे में बुलाया। उधम सिंह समझ गए कि जरूर कोई बात है। शिव सिंह ने उधम सिंह से उनका हालचाल पूछा और उधम सिंह इधर उधर की बातें करने लग गए। शिव सिंह ने बीच में ही उधम सिंह को टोकते हुए कहा, तुम बातें बनाने के सिवाय कुछ और काम भी जानते हो? उधम सिंह ने कहा, मुझे याद है मुझे क्या करना है। शिव सिंह ने कहा, क्या खाक याद है? तुम्हारा दुश्मन अभी जिंदा है और तुम चैन से बैठे हो। अब उधम सिंह क्या बताते कि वे पिछले एक हफ्ते से सोए नहीं हैं। शिव सिंह कुछ शांत हुए और उन्होंने कहा, जो कुछ करना है जल्दी करो, तुम्हारा दुश्मन तुम्हारे नजदीक है। उधम सिंह गुरुद्वारे से वापस लौट आए और उस दिन से माइकल ओडायर के अंत की उल्टी गिनती शुरू कर दी। माइकल ओडायर को मारकर वे अपनी मातृभूमि का कर्ज उतारना चाहते थे और उस दिन के बाद से उन्होंने माइकल ओडायर पर एक एक दिन नजर रखना शुरू कर दिया। वे क्या करता है, कहाँ जाता है, किसके साथ उठता बैठता है और उसके क्या क्या कार्यक्रम होते हैं। उधम सिंह माइकल के बारे में छोटी से छोटी जानकारी इकट्ठी करने लग गए। दोस्तों, आने वाले वक्त में उधम सिंह माइकल ओडायर को कैसे और कहां मारेंगे जानेंगे हम अगले एपिसोड में। बने रहिए मेरे साथ आजादी के इस रोमांचकारी सफर पर। माइकल ओडायर अब 75 साल का हो चुका था, लेकिन अब भी उसमें जान बाकी थी। आज भी वो हिंदुस्तानियों से उतनी ही नफरत करता था और उनके खिलाफ सभाओं में जहर घोला करता था। उधम सिंह की नजरों में जलियांवाला बाग हत्याकांड का असली गुनाहगार माइकल ओ डायर ही था, क्योंकि उसी ने ही रेजिनाल्ड डायर को अमृतसर का जिम्मा सौंपा था। माइकल ओ डायर ने ही रेजिनाल्ड डायर को नरसंहार के बाद बचाया था और लंदन में उसका सम्मान किया था। माइकल ओ डायर की परवरिश भी ऐसे वातावरण में हुई थी जिसने उन्हें कठोर